Hello everyone, very very good evening. Am I audible? Yes, sir. Okay, Yes, sir. let's start the class and official timing is 8 है ना 8 o'clock. राइट, आज थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, कल से क्लास एग्जैक्टली 8 o'clock पे स्टार्ट हो जाएगा. राइट, एनी डाउट इन द प्रीवियस लेक्चर? एनीवन हैज एनी डाउट? तो प्रीवियसली हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पर पॉलिटी के अंदर हम ये देख रहे हैं कि किस तरह से इवोल्यूशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है, और उसको इवोल्यूशन को समझने के लिए हम हिस्ट्री के अंदर जा रहे हैं. जो अंग्रेजों के टाइम की हिस्ट्री थी उसके अंदर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. और अभी तक हम जो समझे हैं वो ये है कि 18th सेंचुरी के अंदर जब मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता है तो बहुत सारे आप देखेंगे बहुत सारे नए नए प्रोविंसेस निकल कर आते हैं, उनमें से एक प्रोविंस है बंगाल. उसको समझते हुए हम क्या समझ रहे हैं, हम स्टाइल ऑफ ब्रिटिशर्स समझ रहे हैं कि ब्रिटिशर्स की किस तरह की स्टाइल थी, किस तरह से उन्होंने आकर भारत के अंदर कब्जा करा, किस तरह से उनका इमरजेंस हुआ, ठीक है. तो हमने यहाँ पर ये समझा था कि बंगाल जो है, ठीक है, उसके ऊपर उधर फोर्टिफिकेशन कराया जाता है, वो बंगाल के अंदर फोर्टिफिकेशन किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा और यूरोपियन ईस्ट कंपनीज के द्वारा, ठीक है. और इसके खिलाफ वहां के जो नवाब होते हैं सिराजुद्दौला, वो उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, बट बैटल ऑफ प्लासी जब होता है तो उसमें वो हार जाते हैं. और बैटल ऑफ प्लासी के बाद वहां पर मीर जाफर बैठ जाते हैं. इतना अपन ने इसके अंदर समझा था. एनी डाउट इन दिस वन? प्लीज लेट मी नो. एनीवन हैज एनी डाउट? प्लीज लेट मी नो. यस शुभारती. यस सर, वो आपने जो बताया था फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो और एक बार थोड़ा बता दीजिएगा हाँ, प्लीज. देखो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना अपने भारत का, तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को हम दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं, राइट. इस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं ना, वो कोई ऐसी क्लासिफिकेशन ऐसा नहीं है, पर अपन जब पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को तो उनको दो पार्ट्स के अंदर बांटते हैं, ठीक है. एक पार्ट होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इज नोन एज फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट. फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट, इट इज रिलेटेड टू द फिलोसफीज, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन आखिर कहना क्या चाहता है आपका, ठीक है. आपका कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेकुलर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, ठीक है, कि इंडिया जो है, भारत जो है एक सेकुलर नेशन है. तो सेकुलर नेशन एक आइडियोलॉजी है, ठीक है. डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी एक आइडियोलॉजी है, डेमोक्रेसी एक फिलोसफी है, आइडियोलॉजी है. आगे चलकर आपको समझ में आएगा डेमोक्रेसी कितनी एक बड़ी आइडियोलॉजी है. भारत की जो सोशलिज्म है उसके अंदर, जब भारत जो एक सोशलिस्ट कंट्री, ये एक आइडियोलॉजी है, ठीक है. इक्वलिटी, अगेन दिस इज ए आइडियोलॉजी. अगर इक्वलिटी को हम देखें तो दो तरह की इक्वलिटी होती है, एक तो पॉजिटिव इक्वलिटी और नेगेटिव इक्वलिटी. तो भारत किस तरह की इक्वलिटी लेकर चलता है, वो उसका क्या हो जाएगा, एक तरह से उसका एक फिलोसफी हो जाएगा, उसका एक डायमेंशन हो जाएगा, राइट. तो ये सब चीजें, जैसे फंडामेंटल राइट्स है, तो भारत के फंडामेंटल राइट्स, भारत ने कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, तो उनके पीछे क्या क्या फिलोसफी है, क्या क्या डायमेंशंस है, ये इसके अंदर है. यहाँ पर फिलोसफिकल एस्पेक्ट में ये नहीं कि कैसे हमको गवर्न करना है, कि भाई कैसे एग्जीक्यूटिव्स की क्या पावर होगी, या फिर लेजिस्लेचर की क्या पावर होगी, जुडिशरी की क्या पावर होगी, ये नहीं. कॉमन जनरल जो होता है दैट इज नोन एज फिलोसफिकल एस्पेक्ट, जिसके अंदर आइडियोलॉजी इन्वॉल्व होती है, जिसके अंदर आप एक तरह से आइडिया देख सकते हैं कि सेकुलरिज्म एक आइडिया है, डेमोक्रेसी एक आइडिया है, सोशलिज्म एक आइडिया है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीस, ये जो होते हैं दिस आर नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज आइडियोलॉजी. जिसके अंदर हम ये नहीं बता रहे हैं कि प्रोसीजर क्या है, कि प्रोसीजर क्या है, ये नहीं बता रहे हैं हम. प्रोसीजर ना बताकर हम एक आइडिया बता रहे हैं, एक थॉट बता रहे हैं, उसको हम फिलोसॉफिकल डायमेंशन कहते हैं. शुभारती. जी सर. ठीक है. अभी जब तुम पढ़ोगे ना, तब स्टार्टिंग में हम फिलोसफिकल डायमेंशन ही पढ़ाएंगे आप, फिर हम तुमको बताएंगे कि आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, ठीक है, सेकुलर का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी, सोशलिस्ट, है ना, ये रिपब्लिक का मतलब, ये इसका मतलब होता क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, लिबर्टी का मतलब क्या होता है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, ये सब चीजें ना बहुत डिटेल के अंदर अपन को पढ़नी पड़ेगी. तब हम बताएंगे इनको क्यों आइडियोलॉजी, किस तरह से अपन समझते हैं आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है, तब आपको इसके अंदर समझ में आएगा. दूसरा जो डायमेंशन है दैट इज व्हाट, दैट इज एकेडमिक डायमेंशन, अगर अपन बोले उसके अंदर, तो राइट, उसके अंदर क्या है, गवर्नेंस एस्पेक्ट हम देखते हैं. गवर्नेंस एस्पेक्ट की लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी की पावर, ठीक है, कौन कहां पर रहेगा, किस तरह से ऑफिशियल बॉडीज होंगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये सब चीजें हम उसके अंदर पढ़ते हैं, ठीक है. तो जब पढ़ेंगे तब हम पूरा क्लासिफिकेशन बताएंगे तुमको कि इसको फिलोसफिकल क्यों बोला गया, इसको इस तरह से क्यों बोला गया. जब पढ़ेंगे तब इसको अंदर डिटेल में बता देंगे, राइट. तो एक अपन ने ओवरव्यू लिया था ना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ओवरव्यू लिया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कितने, अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते वक्त हम दो डायमेंशन में पढ़ेंगे, तो फिलोसफिकल, जिससे अपन को एक आइडिया बनेगा कि भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरफ लेके जा रहा है हमें, राइट.
उसके बाद इसके अंदर क्या प्रोसीजर्स है, क्या उसके अंदर गवर्नमेंटल डायमेंशंस है, ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे दूसरे एस्पेक्ट के अंदर, ठीक है। शुभारती। जी सर, थैंक यू। यस, एनी मोर डाउट्स? चलिए, तो हम बैटल ऑफ प्लासी तक पढ़ चुके थे, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने ये देख लिया था कि मीर जाफर को हमने नेक्स्ट नवाब बना दिया था किन लोगों ने, ब्रिटिशर्स। तो हमने एक स्टाइल यहाँ पर नोट करी सर ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स है ना, खुद जाकर नवाब नहीं बने। खुद चाहते तो वो नवाब बन जाते, पर खुद जाकर नवाब नहीं बने। उन्होंने अपना बंदा यहाँ पर बिठाया और खुद पीछे रहे। समझ में आ रहा है? क्योंकि इनका मेन एम ये नहीं था कि राजा महाराजा बने यहाँ पर और यहाँ पे पॉलिटिकल डायमेंशन संभाले। नो, इनका मेन एम ये था कि इनको ट्रेड करना है, इनको प्रॉफिट अर्न करना है। दिस आर प्रॉफिट मेकिंग, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट करना है इनको किसी तरह से। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट कब होगा? एक जगह पर, जब वहां के लॉज उनके अकॉर्डिंग हो, लॉ उनके अकॉर्डिंग हो, राइट। तो अगर ये लॉ उनके अकॉर्डिंग होंगे, इन लोगों के अकॉर्डिंग होंगे, राइट, ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंग, तो फिर वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ, तब यहाँ पे आराम से लूट खसोट कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पे बैठ गए, वो आएंगे फिर, महाराज मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा है, मेरे घर के आगे सड़क नहीं बनी हुई है, मेरे घर के आगे ये हो गया वो हो गया, तो फिर वो सब चीजें इनको नहीं करनी। इनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, इनको कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, पर इनको सारी पावर लेनी। पावर इनके पास, ये कहेंगे पावर हमारे पास हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी साहब। रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए होगा नवाब साहब, नवाब बिठा रखा है हमने, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी। पर पावर किसके पास है? असली पावर, असली पावर जो होगी वो किसके पास होगी? ब्रिटिशर्स के पास। ऐसा कोई सिस्टम ये मेंटेन करना चाहते हैं, ऐसा सिस्टम ये एक तरह से बनाना चाहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। यहां तक सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। तो यहां पर इस तरह से इसके अंदर करेंगे। अच्छा, जैसे इनको लगेगा कि भाई ये नवाब अब काम का नहीं रहा, ये ना इतना दे नहीं रहा जितना इसको देना चाहिए था, इसको हटा के फिर दूसरा बंदा यहाँ पर बिठा दे। अब मीर जाफर जब स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर बैठा, तो मीर जाफर इनको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। मीर जाफर इनकी बात मान रहा था। फिर मीर जाफर ने कहा कि साहब, मैं तुमको जमींदारी, मैंने आपको बताया था कि जमींदारी राइट्स दिए, मीर जाफर ने जमींदारी राइट्स दिए, ठीक है, 24 परगनास की। मैंने कहा आपने कि मैंने आपको 24 परगना की जमींदारी राइट्स दे दिए, मैं आपको ह्यूज कैश प्राइसेस दे रहा हूं, बट सर एक दिक्कत है, क्या? कि मेरा खजाना खाली होता जा रहा है, मैं कितना दूं आपको? वीडियो के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रहा है क्या, बफरिंग एंड ऑल? नो सर। ओके, तो जिसको भी आ रहा है ना, वो उनकी साइड से कोई प्रॉब्लम होगा। नितेश, है ना, थोड़ा इंटरनेट का इशू होगा तुम्हें। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि ह्यूज कैश प्राइस दिए गए, जिम्मेदारी राइट्स दिए गए। तो इसके अंदर ये डिसाइड हुआ कि भाई देखो भाई, मैंने आपको इतना कुछ दिया, पर मैं आगे नहीं दे पा रहा हूँ, उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ। उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है, तो निकल। तो इन्होंने क्या करा, इसको हटाकर, अगर आप देखेंगे, ये इनको हटाकर, मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को ये बना देंगे क्या, रूलर। मीर कासिम मीर जाफर का सन इन लॉ ही है, ठीक है, और उसको रूलर बना देंगे, मतलब नवाब बना देंगे। अब मीर कासिम नवाब बनते ही कहेगा कि साहब आपने हमको नवाब बनाया, तो हमारी तरफ से सेवा पानी लो। सेवा पानी के अंदर क्या होगा? 3 इंपॉर्टेंट रीजन जो होगा, बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव। ये बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली कि किसने दिए और कौन कौन से रीजन दिए, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हम भी पूछेंगे जब आपसे एग्जाम लेंगे, ठीक है। ह्यूज कैश प्राइसेस एज ए गिफ्ट इसको यहाँ पर दिया गया मीर कासिम के द्वारा। तो मीर कासिम ने भी काफी पैसा इनको दिया, ठीक है, और उस टाइम के 27 लाख रुपीज उनको दिए मीर कासिम ने कि एज ए गिफ्ट। और ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर बोला कि आप आइए इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आप अपनी आर्मी रखिए, आराम से मेंटेनेंस रखिए, यहाँ से जो भी पैसा निकले वो पैसा आप रखिए। ये 3 इंपॉर्टेंट रीजन आपके, बुर्दवान, मिदनापुर और चिटगांव, ठीक है। यहाँ पे भी ब्रिटिश ऐसे नहीं समझ रहे कि हम अपना बंदा कोई बिठा दे, नहीं, ये लोग ही रूल करेंगे भैया। इनको पता है कैसे लोग हैं ब्रिटिशर्स, देखिए कैसे है, इनको भाषा तक नहीं आती हमारी, समझ में आ रहा है? इनको हमारी भाषा तक नहीं आती, ये कैसे लोगों को हैंडल करेंगे इनको नहीं पता। इनको नहीं पता कौन कौन से लोग किस तरह से, किस तरह का सोशल डिवीजन है, किस तरह से सोशल स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, ठीक है, किस तरह के लोग हैं यहाँ पर, कुछ नहीं पता इनको। तो इन्होंने कहा कि भाई साहब रूल तो हम नहीं कर सकते, रूल के लिए तो नवाब साहब को बिठाएंगे, पर पावर सारी की सारी हम कैप्चर करके रखेंगे। ब्रिटिशर विल, मतलब उनका जो फॉर्मूला होगा ये होगा, पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मीर कासिम जो था ना, वो स्टार्टिंग के अंदर मीर कासिम को भी बहुत मजा आया कि भाई हाँ मैं नवाब बन गया, पर उसको लगा लास्ट के अंदर जाकर, उसको लगा आगे चलकर कि साहब नवाब बन तो गया,
पर मैं सिर्फ नाम का नवाब हूं। बोले कैसे? अरे यार मैं अपने जो लोगों को कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, सारी सारी पावर क्या है, वो ब्रिटिशर्स के पास है। अब इसके पास क्या हुआ, एक बार मीर कासिम के पास बहुत सारे मर्चेंट्स हैं, और मीर कासिम को उसने बोला कि भाई देखो सर, ब्रिटिशर्स जो होते हैं ना, गोरे लोग, इनके मर्चेंट जो होते हैं इनके पास तो दस्तक है ना, कल मैंने आपको बताया, मतलब आज ही बताया था दस्तक के बारे में, दस्तक है इनके पास, तो ये तो फ्री का ट्रेड करते हैं, फ्री ड्यूटी फ्री ट्रेड करते हैं तो। और साहब हम लोग जो है, हमारे पास दस्तक नहीं है, हमें देना पड़ता है टैक्स, है ना। तो वहां पे मर्चेंट्स आएंगे, उससे बोलेंगे कि सर हमको इस तरह से है। तो अब इसको बहुत बुरा लग रहा था, इसको ऐसा लग रहा था कि यार मैं अपनी प्रजा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। ही वॉज काइंड ऑफ नेशनलिस्ट पर्सन। उसने बोला नवाब तो हूं, पर नवाब जैसा मेरे को कुछ दिख नहीं रहा मेरे अंदर, समझ आ रहा है? तो ये क्या करते हैं, मीर कासिम क्या करते हैं, मीर कासिम एक स्टेप उठाते हैं कि ठीक है ब्रिटिशर्स, तुम्हारे पास राइट टू फ्री ट्रेड है, दैट इज राइट, ठीक है, मैं अपने लोकल मर्चेंट्स को भी राइट टू फ्री ट्रेड दे देता हूं, कि आप लोग भी बिना टैक्स पे करे क्या कर सकते हैं, आप बिना टैक्स पे करे ट्रेड कर सकते हैं। और जब इस तरह से होगा, राइट, कि भाई ब्रिटिशर्स को पता चलेगा कि भाई ये मर्चेंट्स जो है इनको भी राइट टू फ्री ट्रेड मिल गया और हमारे मर्चेंट्स के पास भी राइट टू फ्री ट्रेड है, तो ये इक्वल फुटिंग पे आ गए। तभी भी आप देखेंगे ब्रिटिश मर्चेंट्स जो थे वो इतने कैपेबल नहीं थे कि इनको सामना कर पाए, हमको इक्वल फुटिंग पे सामना कर पाए, इंडियन मर्चेंट्स का इतना कैपेबल नहीं थे। और उन्होंने कहा कि भाई ये तो खराब बात होगी, समझ में आ रहा है? तो मीर कासिम क्या करेंगे, मीर कासिम अपनी प्रजा को इक्वल फुटिंग देने के लिए उनसे भी कहेंगे कि तुम भी टैक्स मत दो भाई, ये भी टैक्स नहीं दे रहे तो तुम भी टैक्स मत दो, और एक तरह से इक्वल फुटिंग पे लाकर खड़ा कर देंगे अपने मर्चेंट्स को। और जिसका टेंशन किसको हो जाएगा, जिसका टेंशन ब्रिटिशर्स को हो जाएगा, और ब्रिटिशर्स अगेन कहेंगे कि ये बंदा हमारे काम का नहीं है, ये हमारी बातें उतनी मानता नहीं है, ये अपने प्रजा की बातें ज्यादा मान रहा है, हमारी बातें कम मान रहा है। और क्या करेंगे, ये इनको कहेंगे भैया आपका टाइम हो गया उतरने का, आप डिथ्रोन होइए और आपकी जगह वापस से मीर जाफर गद्दी पे बैठेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो वापस से ये मीर जाफर को लेकर आ जाते हैं, बोलते हैं मीर कासिम तो भाई उससे भी खराब है, वापस से मीर जाफर, वापस भी खुद नहीं बैठे हैं, वापस मीर जाफर को लेकर आए। तो मतलब ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें डिटेल में हम हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं, पर ये बताने का ये है कि ब्रिटिशर्स चाह क्या रहे थे, किस तरह से ब्रिटिशर्स एक तरह से ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं कि हमारे पास पावर रहे और नवाब जो है वो रेस्पॉन्सिबल रहे, और नवाब की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बने। और ये है कि भाई नवाब से जो हम कहे ना, वो एक तरह से कठपुतली की तरह हमारा बात माने, और जब नहीं मानेगा तो हम उसको उठाकर बाहर फेंक दें, ठीक है। तो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे मीर जाफर वर देयर, ठीक है, मीर जाफर के बाद मीर जाफर को उठाकर हमने क्या करा, फिर हमने कहा मीर जाफर की जगह कौन आएंगे, मीर कासिम आएंगे। फिर मीर कासिम भी अगर ठीक नहीं रहे तो मीर कासिम की जगह फिर वापस मीर जाफर आ रहे। समझ में आ रहा है? यस विशाखा प्लीज। सर इसमें मतलब पहले तो मीर जाफर को डिथ्रोन कर दिया था, तो मीर कासिम के बाद किसी और को क्यों नहीं लेके आए, सेम बंदे को ही क्यों लेकर आए? क्योंकि देखो यहाँ पर भी पॉलिटिकल एम्बिशंस बहुत सारे अंदर थे, उनको पता था कि भाई ये जो पुराना बंदा है इसको ही लेकर आए, ठीक है। क्योंकि क्या है, इसको एक तो जानते भी है, प्लस ये है कि इन दोनों के अंदर से बेस्ट ही मीर जाफर लग रहा है, और जो लोगों को लाते हैं उनको पता नहीं था कि भाई कैसे बंदा है, राइट, है ना, मीर जाफर के रहा, और उनको ये लगा था ये ठीक है, और ये फिर वापस से लॉयल होने लग गया था उनकी तरफ, ब्रिटिशर्स की तरफ। मीर जाफर की कहानी है कि वापस से लॉयल होने लग गया था, वापस से ब्रिटिशर्स के साथ मिल गया था, वापस से ब्रिटिशर्स के साथ मतलब जो रहने लग गया था ये, राइट। तो उसको वापस से मीर जाफर को लेकर आ गया विशाखा, ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरह से होगा कि However, Qasim vigorously opposed the East India Company's Mughals license, ठीक है, दस्तक को अपोज करेगा, मीन दैट दे कुड ट्रेड विदाउट द पेइंग द टैक्स। वो बोलते हैं कि भाई ये बिना पे करे, टैक्स को पे करे, ये क्या कर रहे हैं, ये ट्रेड कर रहे हैं। फ्रस्ट्रेटेड एट द ब्रिटिश रिफ्यूजल टू पे दीस टैक्सेस, मीर कासिम अबॉलिश टैक्स ऑन द लोकल ट्रेडर एज वेल। बोले लो भाई हमारे लोकल ट्रेडर्स को भी हम टैक्स नहीं देने देंगे। अब इक्वल फुटिंग पे आ गए, अब ब्रिटिशर्स घबरा जाएंगे, कहेंगे यार भाई इनके जो मर्चेंट्स है ना ये तो बड़े पावरफुल है, अभी तक हम जो है ना इनके, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रिटिश का मर्चेंट है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी का बंदा है, ठीक है, और एक यहाँ पर देख लें इंडियन मर्चेंट। अब इंडियन मर्चेंट 100 रुपए की चीज उगा रहा है,
100 रुपए की चीज बना रहे हैं, पर उसको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है, जीएसटी, ठीक है, तो 30 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है उसको, और ये जो प्रोडक्ट है उसका 130 के अंदर मार्केट में आ रहा है। पर वहीं अगर ब्रिटिशर देखेंगे, ब्रिटिशर मान ली यही चीज 110 रुपए की उगा रहे हैं, तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, ठीक है, और ये मार्केट के अंदर लेकर आ रहे हैं 110 रुपए के अंदर डायरेक्ट। तो आप देखेंगे अगर मैं कंज्यूमर होऊंगा तो मैं ब्रिटिश का गुड खरीद लूंगा, इनका नहीं खरीदूंगा। क्यों? क्योंकि इनका गुड वैसे तो 100 रुपए में बना था, पर 30 रुपए और ऐड होकर वो 130 रुपए का इस तरह से हो गया, राइट। तो ये 110 रुपए, ये अब इनका 110 रुपए का बना हुआ है, मान लीजिए ये इनका भी 100 रुपए पर ही 110 रुपए का बेच रहे हैं, तो भी इनका बिक जाएगा, क्योंकि इनको टैक्स नहीं देना है। तो कहने का मतलब है जिसको टैक्स जाना देना पड़ेगा उसका लेस कंपिटिटिव हो जाएगा मार्केट के अंदर, तो लेस कंपिटिटिव हो जाएगा तो उसका कोई खरीदेगा नहीं, और उसका कोई खरीदेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, फिर उसका जो प्रोडक्ट है वो बिकेगा नहीं। तो अब क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहां से टैक्स हटा देते हैं, टैक्स हटा देते हैं, अभी भी इंडियन मर्चेंट जो थे वो बहुत पावरफुल है, इक्वल फुटिंग पे अगर लेकर आते हैं तो फिर इनका जो प्रोडक्ट होगा वो बिकना बंद हो जाएगा अगर टैक्स हटा देंगे। टैक्स के कारण इनका लोग इनका जो प्रोडक्ट है वो खरीद रहे थे, राइट। कहने का मतलब एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ कि टैक्सेशन से इनको क्या फायदा हुआ था। टैक्सेशन का मतलब टैक्स जो ये पे नहीं कर रहे थे दस्तक के कारण इनको क्या फायदा हुआ था। यस, आई होप दिस इज क्लियर। यस अभिषेक प्लीज। सर एक डाउट ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कलेक्टिव ट्रेड कर रही थी या ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज इंडिविजुअली ट्रेड कर रहे थे इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो आप कहो कि अपने एम्प्लॉयज के थ्रू ट्रेड कर रही थी, ऐसे बोलेंगे अपन इसको। एम्प्लॉयज के पास दस्तक थे, समझ में आ रहा है अभिषेक? तो नहीं, जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जैसे उसको अगर मानिए राइट से ट्रेड करने का, तो एक तो वो ट्रेड कर रही है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक उसके एम्प्लॉयज है, तो अगर एम्प्लॉयज ट्रेड कर रहे हैं। देखो ट्रेड जो करेगा वो कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन तो एक एंटिटी है ना, करेंगे कौन? यही तो लोग करेंगे। तो सर फिर यही भी तो इनको जो फरमान मिला था स्टार्टिंग में या दस्तक, तो फिर वो एक एंटिटी को थोड़ी मिलेगा, वो तो मिलेगा तो इन्हीं को ही मिलेगा, इंडिया कंपनी को मिलेगा। फरमान जो था वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलेगा, और ये एंटिटी जो है अपने हिसाब से उसको दस्तक के रूप के अंदर बांट रही है। मतलब मिसयूज इस सेंस में हो रहा है कि वो लोग अपने पर्सनली सामान खरीद रहे हैं फिर, मतलब उसको या ट्रेड कर रहे हैं अपने पर्सनल उसके लिए। मिसयूज ऐसा नहीं हो रहा, मिसयूज ये हो रहा है कि भाई मीर कासिम को तो ये लग रहा है, मीर कासिम ये कह रहा है कि भाई मुझे ये पसंद नहीं है कि भाई ये टैक्स ना दे और मेरे लोग टैक्स दे। मीर कासिम को ये दिक्कत है, मीर कासिम इज काइंड ऑफ नेशनलिस्ट पर्सन, तो उसको ऐसा लग रहा है कि मेरी लोकल प्रजा टैक्स दे रही है और ये लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम भी टैक्स मत दो, फिर लोकल वालों से कहा कि तुम भी टैक्स मत दो, और वो इक्वल फुटिंग पे आ गए फिर दोनों। ये है अभिषेक, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर होगा, और ये जो होगा इसके बाद इक्वल फुटिंग पे जब आ जाएगी, मीर कासिम वांटेड टू प्लेस हिज नेटिव सब्जेक्ट्स on equal footings with British traders, ठीक है। So he decided or he declared that Indian traders would be exempted from the payment of tax in the province of Bengal. बंगाल प्रोविंस के अंदर कोई टैक्स नहीं दो, तुम भी मत दो, तुम भी मत दो, ट्रेडर्स लोग। तो ब्रिटिश अथॉरिटी को फिर बोलेंगे कि ये बंदा अब काम का नहीं रहा है हमारा, ये ज्यादा नेशनलिस्ट हो रहा है, तो उसको स्टेप डाउन करा और वापस से मीर जाफर को थ्रोन पे बिठा दिया, ठीक है, कि बोला इससे बढ़िया तो वो मीर जाफर। अब मीर कासिम जो होगा ना, मीर कासिम उसकी कसक रह जाएगी मीर कासिम की, बोले यार मेरे को नवाब बनाया, नवाब बनाकर मेरे को बेइज्जत करके मेरे को निकाल दिया दरबार से। तो मीर कासिम सोचेगा कि इनको मैं अकेला तो नहीं हरा सकता, ब्रिटिशर्स को बड़े पावरफुल है। ये बात करेगा एक शाह आलम सेकंड से, शाह आलम सेकंड से फोन करेगा शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड क्या है कि लेट मुगल एम्पायर है, ठीक है, लेट मुगल एम्पायर जो जिसका वर्चस्व खत्म हो गया है, ठीक है, पर मुगल एम्पायर, उसका नाम मुगल एम्पायर का वंशज है वो, ठीक है, शाह आलम सेकंड, ठीक है। शाह आलम सेकंड जो है वो लेटर मुगल है, ठीक है, दिल्ली में रहता है। और दूसरा जो है ना एक नवाब जो होगा सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, सुजाउद्दौला, इन दोनों को फोन घुमाएगा ये बोलेगा कि सुजाउद्दौला जो थे वो नवाब ऑफ अवध है, नवाब ऑफ अवध, कि डियर सुजाउद्दौला, ठीक है, एंड शाह आलम सेकंड, इनको कॉन्फ्रेंस कॉल करेगा, तीनों कॉन्फ्रेंस कॉल करेंगे और आपस में बात करेंगे, और ये कहेंगे यार ये ब्रिटिशर्स है ना बहुत हीरो बन रहे हैं, राइट, मुझे इन्होंने नवाब बनाया और नवाब बनाकर मेरे को उठा के फेंक दिया वापस,
शुजाउद्दौला बोलेगा भाई सही बात बोल रहा हूँ कि ब्रिटिशर्स का से मेरा भी क्या है, मेरा भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है ब्रिटिशर से, ठीक है। शुजाउद्दौला इस तरह से बोले, समझ में आ रहा है। और फिर बोले शाह आलम सेकंड, यार मेरे तो जो थे, मेरे जो पूर्वज थे वो तो बड़े नाम वाम वाले थे, अब ब्रिटिशर्स के आने से मेरा पूरा का पूरा डूब गया है चीजें। ब्रिटिशर से बंगाल वालों का साथ दे दिया, उसका साथ दे दिया है, ये पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ गया, बैलेंस ऑफ पावर बिगड़ रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? मीर कासिम ने बोला फिर क्या करें? तो बोले देख मीर कासिम तू अकेला लड़ेगा ना तो हारेगा, और बहुत बुरी तरह मारते हैं लोग, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन तीनों लड़ते हैं, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला मतलब नवाब ऑफ अवध, और शाह आलम सेकंड मतलब लेटर मुगल, और मीर कासिम, ये तीनों के तीनों मिल जाते हैं। और तीनों के तीनों मिलकर क्या बोलते हैं कि हम लड़ेंगे किससे? ब्रिटिशर से, ठीक है। और ये क्या होता है? दिस इज नोन एज वर्सेस ब्रिटिशर, दिस इज नोन एज बैटल ऑफ बक्सर। आई होप दिस इज क्लियर। तो बैटल ऑफ बक्सर होता है, जिसके अंदर बैटल ऑफ बक्सर के अंदर आप देखेंगे कि तीन बड़े बड़े राजा जो हैं, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, ये मिलकर किससे लड़ते हैं? ये मिलकर ब्रिटिशर से लड़ते हैं वर्सेस ब्रिटिश, ठीक है। शुजाउद्दौला कौन है? नवाब ऑफ अवध। शाह आलम सेकंड क्या है? लेटर मुगल एम्परर, ठीक है। और मीर कासिम आपको पता ही है। तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे? तीनों मिलकर ब्रिटिशर से लड़ेंगे। स्टालिन प्लीज। सर मीर कासिम को रिमूव कर दिया था या करने वाले थे, इसलिए उस रिमूव करने से पहले उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था? कर दिया था, डिथ्रोन कर दिया था खाली। ओके सर। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ मीर कासिम जो होगा, शुजाउद्दौला जो होगा और शाह आलम सेकंड हो गए, इन तीनों को क्या कर देंगे? इन तीनों को, ये तीनों बैटल लड़ने के लिए करेंगे, राइट। अब ये बैटल लड़ने के लिए करेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर होगा, और बैटल ऑफ बक्सर होगा उसके अंदर ब्रिटिशर्स इन तीनों को पकड़कर खूब मारेंगे, ठीक है। और ब्रिटिशर्स क्या करेंगे? इन सब को बहुत बुरी तरह से मारेंगे, मीर कासिम को, शुजाउद्दौला को, शाह आलम सेकंड। आई होप दिस क्लियर। और ये तीनों मिलकर भी ब्रिटिशर्स को नहीं हरा पाएंगे। तो ये मतलब ये प्रूफ हो जाएगा कि देखो कि ब्रिटिशर्स जो है, ये प्रूफ हो जाएगा ब्रिटिशर्स का कि भाई ब्रिटिशर्स नहीं हार सकते, अकेले लड़ेंगे तो भी नहीं हारेंगे, और कंबाइंड लड़ेंगे। मीर कासिम लड़ेगा, ठीक है, प्लस शाह आलम सेकंड लड़ रहा है मुगल एम्परर, और तीसरा जो है शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला जो लड़ रहे हैं, दोनों तीनों मिलकर लड़ेंगे। तो भी क्या होगा? ब्रिटिशर्स इसके अंदर नहीं हार पाएंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज है कि मीर कासिम वहां पर उस वक्त थ्रोन पर था, ठीक है, बट हटाने वाले थे इसको, जैसे कालिन तुम बोल रहे हो, ठीक बात बोल रहे हो कि ब्रिटिशर्स इनको हटाने वाले थे और मीर जाफर को बिठाने वाले थे, पर ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, बस ऐसे समझ लो, ठीक है। ऐसा था कि मीर जाफर को बैठना ही था, डिथ्रोन कर ही दिया था उनको, बस मीर जाफर को बैठना ही था, पर ऐसा कि अभी एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो मीर कासिम ही संभाल रहे थे, ठीक है। पर ये बिल्कुल डिसाइड हो गया था कि मीर जाफर वापस से यहाँ पर बैठ जाएंगे, राइट। तो ऐसा है कि ब्रिटिशर्स वर्सेस क्या हो जाएगा? ब्रिटिशर्स वर्सेस ये तीन कंबाइंड आर्मी होंगे, और इसके अंदर अपन देखेंगे इन तीनों के साथ अगर हम देखेंगे तो तीनों के साथ जब लड़ाई हुई तो मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड तीनों की तीनों हार जाएंगे। जब तीनों की तीनों हार जाएंगे तो इन तीनों को फिर बिठाकर रॉबर्ट क्लाइव जो होंगे, इन तीनों की एक तरह से मीटिंग लेंगे। तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया कि हमने देखा सबसे पहले मीर जाफर था, ठीक है। मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बिठाया, फिर मीर कासिम को हटाने वाले थे, इतने में मीर कासिम ने रिवोल्ट कर दिया, बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है। बैटल ऑफ बक्सर के अंदर मीर कासिम ने दो लोगों से और बात कर ली, शाह आलम सेकंड से, ठीक है, और शुजाउद्दौला, ठीक है। अब ये चीज जो है ना, बैटल ऑफ बक्सर, ये बैटल ऑफ बक्सर हम जब पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, तब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या रीजन था कि हार गए। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन समझ रहे हैं, जल्दी से हम ये चीज कवर कर रहे हैं कि किसी तरह से हम ये बता सके आपको कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका क्या इंपॉर्टेंट है, मतलब पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं, राइट। तो बैटल ऑफ बक्सर जब ये हार जाएंगे लोगों, तो एक बात डिसाइड हो जाएगी कि भैया देखो, ब्रिटिशर्स का जो भारत के अंदर सिक्का है वो जम चुका है, क्योंकि भाई एक नवाब तो हरा नहीं सकता इसको। सिराजुद्दौला जब बढ़ाया था तो सिराजुद्दौला को बैटल ऑफ प्लासी के अंदर मारा था इन्होंने। अब सिराजुद्दौला के बाद तीन नवाब मिलकर, ठीक है, मीर कासिम, ठीक है, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला, तीनों मिलकर भी लड़ लिए तो भी इनको नहीं हरा सकते। तो ये हो गया डिसाइड कि ब्रिटिशर्स जो होंगे यहाँ पर रहेंगे, भारत के अंदर रहेंगे, और ब्रिटिशर्स ही क्या करेंगे? भारत के अंदर रहकर ब्रिटिशर्स ही यहाँ पर रूल करेंगे, राइट। इस तरह का बंगाल के अंदर तो इस तरह का बिल्कुल धारणा आ गई। तो ब्रिटिशर्स जिसको बैठाएंगे, अब जब मीर जाफर को बिठाएंगे ना, तो मीर जाफर बिल्कुल चुपचाप बच्चे की तरह बैठेगा वहां पर। उसको पता चल गया भाई मीर कासिम लड़ा अपना, शहीद हो गया बेचारा, ठीक है, शाह आलम सेकंड, शुजाउद्दौला, इस तरह से। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव जो होंगे ना, एक ट्रीटी करेंगे, दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद,
ठीक है। और इस ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 के अंदर एक ट्रीटी होगी, और उस ट्रीटी के अंदर क्या क्या होता है ये मैं आपको बताता हूं। देखो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर अब देखो कौन कौन थे, कि एक तो था शाह आलम सेकंड, शाह आलम सेकंड, तो रॉबर्ट क्लाइव शाह आलम सेकंड के साथ एक ट्रीटी साइन करेंगे, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। और एक था अपना शुजाउद्दौला, रॉबर्ट क्लाइव इसके साथ भी एक ट्रीटी साइन करें, इन दोनों के साथ सेपरेट सेपरेट ट्रीटी साइन कर रहे हैं, इन दोनों को बोल रहे हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, उसके नाम से बोल रहे हैं। तो अगर हम देखेंगे शाह आलम सेकंड को बोलेंगे भैया तुम दिल्ली में रह के बहुत हीरो बन रहे हो, तुम कैपिटल के अंदर रखे, तो तुम आज के बाद दिल्ली में नहीं रहोगे, तुम रहोगे अब इलाहाबाद में, ठीक है, तुम रहोगे कहां पर, इलाहाबाद में। अच्छा, ये मुगल एम्परर, मुगल एम्परर, ठीक है, तुम कहां रहोगे, मतलब शाह आलम सेकंड से क्या कहा, शाह आलम सेकंड से कहा कि अब तुम दिल्ली में ना रखे, तुम इलाहाबाद में रहोगे, ठीक है। और दूसरा क्या करोगे तुम, दूसरा एक बात ध्यान रखो कि तुम हमें एक फरमान निकालो, फरमान मान लिया समझता है ना, कि मुगल एम्परर फर्रुखशियार ने फरमान निकाला था दस्तक का, इसी तरह से शाह आलम सेकंड से कहा कि तुम अभी मुगल एम्परर हो, ठीक है, और तुम एक फरमान निकालो, और फरमान के अंदर ये लिख कर दो हमें कि दीवानी राइट्स जो हैं, दीवानी राइट्स, अब मैं बताऊंगा दीवानी राइट्स क्या होते हैं, दीवानी राइट्स किसके, बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, बंगाल बिहार और उड़ीसा का दीवानी राइट्स तुम किसको दे रहे हो, ब्रिटिशर्स को दे रहे हो, ईस्ट इंडिया कंपनी को। दीवानी राइट्स क्या होते हैं, विलेज में, समझ में आ रहा है। मतलब कि पहला पॉइंट यह है कि इन्होंने कहा कि तुमको अब इलाहाबाद में रहना भाई, तुम्हारा नया घर है इलाहाबाद, ठीक है, और यहां पर एक फरमान जारी करो तुम कि तुम दीवानी राइट्स हमें दे दो, ये ट्रीटी के अंदर इस तरह से बोला, इसके बदले में हम तुमको कुछ पैसा दे देंगे जिससे तुम अपना खर्चा पानी चला सको, समझ में आया? ये ट्रीटी किससे करी, शाह आलम सेकंड से, ठीक है। देखो शाह आलम सेकंड मीर कासिम और शुजाउद्दौला था, ठीक है, मीर कासिम तो रहे नहीं, ठीक है, शाह आलम सेकंड जो थे उनसे कहा गया कि तुम इलाहाबाद के अंदर रहोगे, पर इसके साथ साथ तुम एक फरमान जारी करो कि हमको दीवानी राइट्स दे दोगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दीवानी राइट्स ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गए, ठीक है। और शुजाउद्दौला से बोला गया कि शुजाउद्दौला तुम इलाहाबाद के अंदर से कुछ रीजन जो है वो इसको दे दो भाई को, शाह आलम सेकंड, वहां पे रहेंगे शाह आलम सेकंड, ठीक है ना, मतलब इलाहाबाद और एक कारा रीजन है वो शाह आलम सेकंड को दे दो, वहां पे शाह आलम सेकंड रहेंगे। ये नवाब ऑफ अवध था, अवध के अंदर ही इलाहाबाद आता था, तो इलाहाबाद और कारा एक रीजन है, उसको किसको दे दो, शाह आलम सेकंड को, वो वहां पर रहेंगे, ठीक है। और दूसरा ये हो गया कि भाई तुम बहुत ज्यादा हीरो बने थे, शुजाउद्दौला चश्मा लगा के लड़ाई कर रहे थे, तो तुम्हें अब पे करना पड़ेगा फीस, तुम्हारे कारण से युद्ध हुआ है, और तुमको एक तरह से वार इंडेमिनिटी, इंडेमिनिटी का मतलब कि कोई ज्यादा उछलता है ना वार के अंदर, तो जब वो हार जाता है तो उससे पैसा लेता है कि भैया तेरे कारण वार हुआ है, तो तुमको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे वार इंडेमिनिटी, इस तरह की यहां पर, राइट। तो क्या हुआ, आप यहां पर देखिए, अगर हम देखें बैटल ऑफ बक्सर होगा, बैटल ऑफ बक्सर के बाद अगर हम देखेंगे तो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के अंदर रॉबर्ट क्लाइव जो होंगे सेपरेटली शाह आलम सेकंड से, और रॉबर्ट क्लाइव शुजाउद्दौला से, इन दोनों को मिलाकर बैठाकर, तीनों साथ ही बैठे, ठीक है, और साथ में बैठकर ट्रीटी साइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये है रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये मान लो है शाह आलम सेकंड, और ये है शुजाउद्दौला, ठीक है। शुजाउद्दौला नवाब था अवध का, ठीक है, ये जो थे मुगल एम्परर। तो यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव कर रहे हैं कि आते इनको बोला पहले तो तुम लोग है ना जमीन पे बैठो, है ना, ये ऊपर बैठेंगे, ये दोनों जमीन पे बैठेंगे, है। अब इससे बोलेंगे कि हे मुगल एम्परर, तुम एक दीवानी राइट फरमान जारी करो जिसके अंदर हमें दीवानी राइट दे दो। तो इसके पास क्या हो जाएगा, इसके पास दीवानी राइट आ जाएगा, दीवानी राइट, ठीक है। दूसरा इससे बोलेंगे कि भाई तू बहुत हीरो बन रहा था, है ना, शुजाउद्दौला तू बहुत हीरो बन रहा था, तो तू एक तो 50 लाख रुपए हमको दे, तो 50 लाख रुपए इनको दे दिए। दूसरा ये है कि तू इलाहाबाद और कारा रीजन जो है, इलाहाबाद और कारा रीजन वो दे दे शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड अब दिल्ली में नहीं रहेंगे, ये दिल्ली में रह के बहुत ज्यादा हीरो बनते हैं, तो अब एक इलाहाबाद और कारा के अंदर रहेंगे। और इसके बदले में कि भाई शाह आलम सेकंड अब तुम भूल जाओ कि तुम मुगल एम्परर थे, अब तुम हमारी पेंशन पे जो होगे हम तुमको कुछ पैसा देंगे, और उस पैसे के अंदर तुम खुश रहोगे, अपने राजा महाराजा बनकर इलाहाबाद के अंदर वहां पे पड़े रहना, और तुमको कुछ पैसा दे दिया जाएगा। तो इस तरह का एक क्या हो जाएगा, एक एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, ठीक है। शाह आलम वॉज कमांडेड टू रिसाइड एट इलाहाबाद,
विच वॉज सीडेड टू हिम बाय द सुजाउद्दौला, जो सुजाउद्दौला से लेकर इसको दे दिया जाएगा अंडर द कंपनीज प्रोटेक्शन, और उसको पूरा कंपनी का प्रोटेक्शन दिया जाएगा। उसको खूब पैसा दिया, 26 लाख रुपीज उसको दिए गए, ठीक है। द एम्परर हैड टू इशू ए फरमान, कि उससे कहा कि तू फरमान डालेगा जिसके अंदर दीवानी जो राइट्स है बंगाल के, बिहार के और उड़ीसा के, दैट इज उस वक्त का जो पूरा बंगाल था, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी को आप दे देंगे, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यहां से हम ये समझे कि एक अलग से राइट्स आगे, दैट इज नोन एज दीवानी राइट्स। अब ये दीवानी राइट्स क्या है, ये मैं अभी आपको बताऊं। इसी के साथ सुजाउद्दौला को बोला कि सुजाउद्दौला तुमको सरेंडर करना पड़ेगा इलाहाबाद और कारा को, शाह आलम सेकंड को, बिकॉज इलाहाबाद और कारा के अंदर शाह आलम सेकंड रहेंगे, दिल्ली से आकर वो यहाँ पर रहेंगे, और तुम हमको 50 लाख रुपए भी दोगे क्योंकि तुमने एक तरह से वार को इंस्टिगेट करा था, तो वार इंडेमिनिटी फीस तुमको पे करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। अब बात ये होती है कि सर दीवानी राइट्स का मतलब क्या है, कि व्हाट इज दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स का मतलब क्या है, तो ये समझो। दीवानी राइट्स का मतलब ये है कि अगर आप देखेंगे मुगल टाइम के अंदर एक पर्सन हुआ करता था, दैट इज नोन एज दीवान, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये एक एरिया है, इसका कोई दीवान है, ठीक है। जैसे मान लीजिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा का ये दीवान है, तो उसके पास क्या राइट रहता था, उसके पास राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, ठीक है, राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू, कि यहाँ के जो फार्मर्स होंगे उनसे टैक्सेस जो लेगा, ठीक है, यहाँ पर जो भी लोग होंगे उनसे जो टैक्स लेता था वो ये दीवान ही लेता था, मुनीम जी है ना, दीवान ही लेता था, ये कलेक्ट करता था टैक्सेस को। समझ में आ रहा है? ऑन द बिहाफ ऑफ व्हाट, ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर, एम्परर के बिहाफ में ये दीवान जो था वो कलेक्ट करता था टैक्सेस, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, ठीक है। तो अब इसकी जगह, इस दीवान की जगह कौन आएंगे, इस दीवान की जगह ब्रिटिशर्स विल कलेक्ट, ब्रिटिशर डायरेक्टली विल कलेक्ट व्हाट, रेवेन्यू फ्रॉम द पीपल ऑफ द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, और रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, और उसको शाह आलम सेकंड को कुछ नहीं मिलेगा। शाह आलम सेकंड को कुछ क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको तो एक तरह से पेंशन के ऊपर उन्होंने रख रखा है, और वो सारा का सारा रेवेन्यू किसके पॉकेट में जाएगा, ब्रिटिशर्स के पॉकेट में जाएगा, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉकेट में। समझ गए? तो दीवानी राइट्स जो थे वो सारा का सारा किसने ले लिया, दीवानी राइट्स अगर हम देखेंगे सारा का सारा किसके पास चला जाता है, दीवानी राइट्स सारा का सारा अगर हम देखेंगे तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला जाता है, ठीक है। और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर से जो भी रेवेन्यू निकलेगा, जो भी पैसा निकलेगा, रेवेन्यू, टैक्सेस, वो किसके पास जाएगा, वो किसी और के पास नहीं जाएगा कि मुगल एम्पायर के पास जा रहा है। नो, वो मुगल एम्पायर तो खुला इलाहाबाद के अंदर बैठा, उसकी तो सारी पावर छीन ली गई, वो जा रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉकेट के अंदर, और इसके बदले मुगल एम्पायर से बोल रहे हैं कि तुमको हम 26 लाख रुपए दे देंगे, उसमें खुश रहो, उसमें तुमको अपने राजशाही जो खर्चे चलाने, रॉयल खर्चे, वो सब चलाओ। तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद आप ये देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं करा कि भाई उनको मार के हम एम्परर बन जाएंगे, है ना, शाह आलम सेकंड को मार कर, नहीं, शाह आलम सेकंड को शाह आलम सेकंड रखा, क्योंकि इसको मारा नहीं है, ठीक है, सिर्फ, और उधर मीर जाफर को बिठा दिया, राइट। और इसको बोला गया कि ये जो नवाब ऑफ अवध था, इसको भी, सुजाउद्दौला को भी क्या कहा गया, सुजाउद्दौला को भी कहा कि तुम नवाब ऑफ अवध रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है हमें, पर इलाहाबाद जो है उसको दे दो, भाई रहेगा उसके अंदर अपना, ठीक है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ऊपर जो इनका जो अधिकार था, ठीक है, दीवानी राइट्स थे, वो सारी दीवानी राइट्स इन्होंने ले ली, मतलब राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। तो पहले राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर होता था, अब एम्परर खुद जो है वो एक तरह से पेंशन पे है, तो सारा का सारा पैसा बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो सारा टैक्सेस है, ठीक है, वो सारा का सारा टैक्स जो होगा वो कलेक्ट भी कौन करेगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल, और उसको यूज भी कौन करेगी, पैसा चाहिए ना उनको, तो पैसा अब उनके हाथ में आ गया, एक तरह से उनके हाथ में क्या हो गया, इनके हाथ में मनी का सोर्स आ गया, कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो रेवेन्यू सिस्टम है वो हमने अपने ऊपर कब्जा कर लिया, और उस रेवेन्यू सिस्टम से हम पैसा आराम से बनाकर खा रहे हैं। Is this clear to everyone? Anybody has any doubt, please ask. हाँ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सेम ही है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी एक नाम है कि ईस्ट के अंदर जाकर ट्रेड कर रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना। अब फ्रांस के अंदर जो ये काम करेगा उसको बोलेंगे फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन के अंदर जो काम करेगा उसको बोलेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है।
तो जब हम ब्रिटिशर्स के बारे में, अब क्योंकि हम अभी ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रांस के बारे में तो हम पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, पुर्तगीज के बारे में तो पुर्तगीज की ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, डच के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, फ्रांस के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी होगी, इसी तरह से ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में हम इस पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, शाह आलम सेकंड ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी राइट्स इनको मिल गया, द राइट टू कलेक्ट टैक्सेस ऑन द बिहाफ ऑफ द एम्परर from the eastern province of the Bengal, Bihar and Odisha. These rights allow the company to collect the revenue directly from the people of the Bengal, Bihar and Odisha. और यहां से जो इनके पास पैसा आएगा वो एम्परर को नहीं दे रहे, ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर ले रहे हैं, पर दे नहीं रहे, क्योंकि एम्परर तो खुद उनके एनुअल ट्रिब्यूट दे रहे हैं, उसके अंदर से 26 लाख रुपए उनको एनुअली दे जा रहे हैं कि भाई आप इतना रख लो, बाकी का सारा पैसा हमारा। और बाकी का सारा पैसा इतना सारा था कि ये लोग जो होंगे बहुत ज्यादा प्रॉस्परस कर जाएंगे और अपनी खूब सारी मिलिट्री डेवलपमेंट कर लेंगे, अपना खूब सारा रिसोर्सेज कैप्चर यहाँ पर कर लेंगे। ट्रिब्यूट ऑफ मनी पेड टू द एम्परर वाज फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द एम्परर कोर्ट इन इलाहाबाद, कि इलाहाबाद में राजा का जो खर्चा होगा हम सिर्फ उनको 26 लाख रुपए देंगे सालाना, बाकी सारा पैसा जो होगा वो हम रखेंगे। अब इसके अंदर से मान लो 100 लाख रुपए आता है, 200 लाख रुपए आता है, कितना भी आए वो सारा का सारा जो बाकी 26 लाख दे देंगे तेरे को, और फिर बाकी का खर्चा, बाकी का जो भी टैक्सेस होगा वो सारा का सारा पैसा हम लोग रखेंगे। समझ में आ रहा है? यस, मेघना शर्मा प्लीज। सर ये जो दीवानी राइट है, इसमें जो ये जो कलेक्ट टैक्सेस बोला है, जो पहले टैक्स उसने एम्परर ने लगाए हुए थे वो पहले एम्परर के बिहाफ में जाता था, लेकिन अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी उस टैक्स को, वो दीवानी राइट है ना? बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी लेगी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एम्परर को है सिर्फ और सिर्फ 26 लाख रुपए देगी, बाकी सब कुछ अपने पास रखेगी। और दीवानी राइट्स जो है ये नाम ईस्ट इंडिया कंपनी ने दिया है या पहले से ही था? दीवान के जो राइट्स थे उसको दीवानी राइट्स बोलते थे। ओके ओके सर। कहने का मतलब यह है, देखो सिंपल सा ऐसा समझो कि पहले ये जो एरिया होता था ना, इसके ऊपर एक पर्सन बैठता था, उस पर्सन का ये काम था कि कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू कलेक्ट करा, मान लो यहाँ से 100 रुपए निकल कर आए, तो 100 रुपए निकल कर आया तो ये क्या करेगा, राजा को देकर जाएगा कि लो भाई राजा आपके 100 रुपए हमने यहाँ पे कनेक्ट करे। इसकी कुछ सैलरी होती थी, इसको सैलरी मिल जाती थी। ठीक है, अब क्या होगा, ये काम कौन करेगा, ये काम करेंगे ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स। ठीक है, 100 रुपए लेंगे, पर अब ये राजा को नहीं देंगे 100 रुपए, राजा को एक फिक्स देंगे, 26 रुपए ले लो राजा वस्तु सालाना, बाकी का जो पैसा होगा वो हम रखेंगे, इस तरह से। तो ये राइट टू कलेक्ट ही है, अभी कलेक्ट करा है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर ही कर रहे हैं, पर एम्परर को दे कितने रहे, 26, और बाकी सब कुछ खुद रख रहे हैं। मेघा शर्मा, इज दिस क्लियर? यस सर यस। तो ऐसा होगा, और फिर अवध जो होगा, अवध का राजा सुजाउद्दौला जो होगा उसको अवध दे देंगे, बस उसके अंदर से कहेंगे इलाहाबाद और कारा तो है वो किसको दे दे, वो अपने शाह आलम सेकंड को दे दे, वहां पर वो रहेंगे। ठीक, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये इसके अंदर ये पूरी ट्रीटी है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ठीक है, अवध वाज रिटर्न टू सुजाउद्दौला बट इलाहाबाद एंड कारा वर टेकन फ्रॉम हिम। ठीक है, ही वाज मेड टू पे 50 लाख रुपीस टू द कंपनी एज ए वार इंडेमिनिटी। ठीक है, कि वार तुम्हारे कारण हुआ है इसलिए हम इस तरह तुमको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। राइट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यहाँ तक सबको क्लियर है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी। ठीक है, तो हुआ क्या है कि आप देखेंगे, एक मैं तुमको समराइज कर देता हूँ चीजों को। Why didn't they took दीवानी राइट्स फ्रॉम द क्लाइव कहां से आ गया? रॉबर्ट क्लाइव तो उनका ही बंदा है। ड्यू टू वीकनिंग ऑफ द मुगल एम्पायर दीवान्स comes under the suzerainty of the नवाब was दीवानी राइट्स स्टिल। हाँ, दीवानी राइट्स जो थे वो स्टिल मुगल एम्परर के। देखो ऐसा नहीं था कि भाई मुगल एम्परर खत्म नहीं हुए थे, मुगल एम्परर वीक हुए तो ये सब लोग जो है ना बंगाल वाले, अभी भी पैट्रोनेज किसका है, मुगल एम्परर का ही नाम चल रहा था, पर बंगाल वाले जो लोग थे वो धीरे धीरे अपनी जो सोवरेंटी थे उसकी डिमांड करने लगे थे, अपने अपने रूल्स रेगुलेशन एस्टेब्लिश। पर अभी भी जो पैसा जो था वो मुगल एम्परर के पास ही जाता था, दीवान होता था दीवान। पर अब यह है कि उनके बीच में जो लिंकेजेस थे वो थोड़े से कमजोर हो गए थे, अभी कभी पैसा देते थे कभी नहीं देते थे, इस तरह से हो गया। राइट, तो यहाँ पर अपने हिसाब से मेजोरिटी डिसीजन अपने हिसाब से ले लेते, इस तरह पूरा खत्म नहीं हुआ था कि ऐसा नहीं कि औरंगजेब खत्म हुआ और 1707 के बाद और सब आपने अपना आजाद हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं था, अभी भी मुगल एम्परर था, पर उनका पावर इतना ज्यादा नहीं था, जो पहली पकड़ थी उतनी पकड़ नहीं थी, पकड़ कमजोर हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या होता है, मैं वापस से तुमको सब कुछ बताता हूँ कि बैटल ऑफ बक्सर होता है।
बैटल ऑफ बक्सर में 3 लोग लड़ते हैं, ठीक है। एक तो लड़ते हैं मीर कासिम, ठीक है, प्लस हम देखेंगे सुजाउद्दौला, नॉट सिराजुद्दौला, वो तो मर चुके हैं, सुजाउद्दौला प्लस शाह आलम सेकंड। शाह आलम सेकंड का है, मुगल एम्परर है, ठीक है। सुजाउद्दौला ये है कि नवाब है, किसके, अवध के नवाब है, ठीक है। और मीर कासिम बैठे हुए नवाब पर कभी भी हट सकते हैं, ठीक है, बंगाल के नवाब। तीनों मिलकर किससे लड़ लेते हैं, ब्रिटिशर से, वर्सेस में आ जाते हैं ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स बहुत बुरी तरह धोते हैं इनको तीनों को, ठीक है। और तीनों को धोके मीर कासिम का तो खत्म कर देते हैं, सुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड इनको बुलाते हैं और सुजाउद्दौला को कहते हैं कि भाई तेरे कारण वार हुआ, इसके ऊपर पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं कि तू हमको 50 लाख रुपए देगा और अपने जो अवध में से इलाहाबाद और कारा ये जगह दे देगा, किसको, शाह आलम सेकंड को। शाह आलम सेकंड अब दिल्ली से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे और शाह आलम सेकंड से बोलेंगे, शाह आलम सेकंड एक फरमान जारी कर दो कि आज से दीवानी राइट्स जो होंगे वो हमारे पास हो जाएंगे, वी विल द केयर टेकर ऑफ दीवानी राइट्स, दीवानी राइट्स हमारे पास हो जाएंगे और हम बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अंदर से जो भी टैक्सेस होंगे वो हम कलेक्ट करेंगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ 26 लाख रुपए सालाना मिलेगा, ठीक है। आपके नाम पे कलेक्ट किए जाएंगे पर 26 लाख रुपए सालाना मिलेगा। ये अपना नाम लाना ही नहीं चाह रहे हैं, बोले नाम तुम्हारे रखो, 26 लाख रुपए सालाना देंगे तुमको, बाकी के बाकी हम रखेंगे। इस तरह से ये चीज होगा, दिस इज नोन एज दीवानी राइट्स। एक तरह से क्या हो जाएगा, दीवानी राइट्स यहाँ पर इसको मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो बैटल ऑफ बक्सर का सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस रहेगा वो ये है कि दीवानी राइट्स इंडियन में मिल जाएंगे। अब हम स्टाइल ऑफ ब्रिटिशर्स देखिए, ब्रिटिशर्स को पैसा चाहिए, पॉलिटिकल डायमेंशन नहीं चाहिए, पर पॉलिटिकल कंट्रोल भी चाहिए, इनडायरेक्ट चाहिए, डायरेक्ट नहीं चाहिए। तो अपने बंदे बिठा बिठा कर ये इस तरह से काम चला रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो बैटल ऑफ बक्सर से ये बात साफ हो जाएगी कि ब्रिटिशर्स के पास, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के पास बहुत सारा रेवेन्यू यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। एनी डाउट यू कैन आस्क मी। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो तो ब्रिटिशर्स का एक, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ऑफिशियल है सर। सुजाउद्दौला कहाँ मरा, सुजाउद्दौला तो वही है ना, सुजाउद्दौला तो अवध का नवाब ही है। देखिए, अवध वाज रिटर्न टू सुजाउद्दौला बट इलाहाबाद एंड कारा वर टेकन फ्रॉम हिम। इलाहाबाद और कारा ले लिया, बस अवध जो है उसको रिटर्न कर दिया सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला भी जिंदा है, शाह आलम सेकंड भी जिंदा है, राइट। शाह आलम सेकंड को एम्परर माना हुआ है अभी भी, बट उसके अंदर क्या करा, उनको पेंशन के अंदर वो रहेंगे, ठीक है, और उनका कुछ चलेगा नहीं, और जो सारा का सारा पैसा होगा वो लेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी वाले, ठीक है। और वो जो बाकी का जो पैसा होगा, मतलब जो पेंशन का जो पैसा है 26 लाख रुपए, वो उनको दे देंगे, ऐसा। तो इनसे इनके पास बहुत मोटी रकम आ जाती है बच्चों, और बहुत मोटी रकम आ जाती है तो ये बहुत ज्यादा प्रॉस्परस कर जाते हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हमने यहाँ पर देखा कि मीर जाफर थे पहले, अगर हम देखें मीर जाफर थे, फिर मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम लगाए, फिर मीर कासिम को हटा के फिर मीर जाफर को वापस से यहाँ पर बिठा दिया। आफ्टर dethroning मीर कासिम, द ब्रिटिश अथॉरिटी अगेन प्लेस द मीर जाफर ऑन द थ्रोन ऑफ द थ्रोन ऑफ द बंगाल, ठीक है। ही कंटिन्यू टू द रूल ओवर द बंगाल फॉर 2 years, 2 साल तक उन्होंने करा। फिर 1765 के अंदर उनकी डेथ ही हो गई, राइट। उन्होंने कहा कि अब 1765 के अंदर उनकी डेथ हो गई। ही वाज सक्सीडेड बाय निजामुद्दौला। अब निजामुद्दौला जो थे ना, वो बहुत ही वीक रूलर थे, निजामुद्दौला, ये बहुत ही वीक लीडर है, ठीक है। ये निजामुद्दौला बहुत ही वीक लीडर है। तो अब पहले क्या था कि अगर हम मुगल एम्पायर को देखेंगे, है ना, हम जब पढ़ेंगे ना मुगल एम्पायर, तो हम आपको बताएंगे मुगल एम्पायर के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पोस्ट हुआ करती थी। एक तो मैंने आपको बताया दीवान, ठीक है, और एक था सूबेदार, ठीक है, जिसको बोलते थे डेप्यूटी सूबेदार, ठीक है। डेप्यूटी सूबेदार और दीवान। दीवान जो था वो फाइनेंस का, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस वाइनेंस देखता था पूरा का पूरा, जैसे कहाँ से कितना टैक्स कैसे लेना है, ठीक है, वो सब कलेक्ट करना है, किस तरह से लेना है, कहाँ से लेना है, और कलेक्ट करके अपन को राजा को दे देना है। ये उसका काम था दीवान का। ये काम अब कौन करने लगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले करने लगे। अच्छा, अब ये डिप्टी सूबेदार जो था ना, वो क्या करता था, वो जो भी क्रिमिनल डायमेंशन होता था ना, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको कंट्रोल करता था। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रहा है कौन, डिप्टी सूबेदार। तो डिप्टी सूबेदार जो है क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल। अब ब्रिटिशर्स को ऐसा लगेगा भाई ये चीज जो है ना, ये भी हमारे अंडर में आ रहा है तो मजा आ रहा है। अच्छा, डिप्टी सूबेदार को कौन करता था, नवाब ऑफ बंगाल जो है वो डिप्टी सूबेदार को इलेक्ट कर रहा है, अपॉइंट कर रहा है एक तरह से। नवाब जो था उसके पास अधिकार था कि वो डिप्टी सूबेदार को अपॉइंट करेगा, समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स के जब बैटल ऑफ बक्सर उन्होंने जीता, तो बैटल ऑफ बक्सर में एक दीवानी राइट्स तो उनके पास मिल गए,
अब उनको लगा कि यार किसी तरह से जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ठीक है, जो अगर हम देखें ये एडमिनिस्ट्रेशन है ना, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन, ये अगर हमारे अंदर आ जाए, मतलब यहाँ का बंदा जो हो वो हमारा है, बंदा बैठे यहाँ पर, तो मजा आ जाए। तो क्या होता है कि जब मीर जाफर मर जाते हैं, मीर जाफर की डेथ हो जाती है, तो निजामुद्दौला नाम के एक एम्परर, एक नवाब बनाते हैं, और निजामुद्दौला वाज वेरी वेरी वीक, निजामुद्दौला तो बहुत ही वीक थे, और इनके पास था अपॉइंटमेंट करने का कि ये डिप्टी सूबेदार को अपॉइंट करते थे, ठीक है। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कहेंगी कि भाई इनसे एक पैक्ट साइन करवा लेगी जिसके अंदर ये बोला जाएगा कि ब्रिटिश अथॉरिटी अब डिप्टी सूबेदार को इलेक्ट करेगी, कि डिप्टी सूबेदार को कौन होगा इलेक्ट, मतलब नॉमिनेट करेगी, नॉमिनेट करेगी कौन, ब्रिटिश अथॉरिटी। तो मतलब राइट टू नॉमिनेशन ऑफ डिप्टी सूबेदार भी इन्होंने किससे ले लिया, नवाब से ले लिया। तो नवाब के पास कुछ नहीं बचा, अब ये समझो, नवाब के पास क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी अधिकार नहीं बचा, ठीक है। क्योंकि क्या है, क्योंकि इसको डिप्टी सूबेदार है, डिप्टी सूबेदार इन्होंने अपना ही बिठा दिया ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, और ना नवाब के पास कोई सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अधिकार बचा, ठीक है। अब यहां पर आते थे सब लोग नवाब के पास कि नवाब साहब हमारे साथ ऐसा हो रहा है, क्या करें। नवाब बोलता था भाई मेरे पास पावर ही नहीं, तो बोले तुम तो नवाब, ऐसा थोड़ा ना हो सकता, तुम्हारे पावर नहीं। डिप्टी सूबेदार क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा, मान लीजिए क्राइम बढ़ते हैं, मान लीजिए किसी जगह पर क्राइम बढ़ते हैं, बंगाल के अंदर क्राइम बढ़ते हैं, तो लोग कहाँ जाएंगे, लोग थोड़ी ना जाएंगे कि भाई ब्रिटिश के पास जाए, इनसे क्या काम, ये तो नवाब के पास ही जाएंगे कि नवाब क्राइम ज्यादा बढ़ रहा है। तो नवाब कहेगा तो भाई मैं कैसे कर सकता हूँ कुछ, क्योंकि डिप्टी सूबेदार वाज अंडर व्हाट, अंडर द ब्रिटिशर्स। तो नवाब के पास कुछ पावर नहीं रही, नवाब के पास ना पॉलिटिकल पावर रही, ना रेवेन्यू की पावर रही, इसके पास कुछ पावर ही नहीं रही नवाब के पास। और इसके कारण क्या होगा, जब नवाब के पास कोई पावर नहीं रहेगी, तो आप देखेंगे नवाब का जो डायमेंशन होगा वो ऐसा हो जाएगा कि भाई मेरे पास रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मेरे पास पावर नहीं है, आई डू नॉट हैव पावर। पावर किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास। और जो भी कुछ हो रहा है बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर, तो लोग आके नवाब से पूछ रहे हैं, नवाब बोल रहा है यार इनको कैसे समझाऊं भाई, मेरे पास पावर नहीं है, मैं मतलब फेस तो उनको रखा गया है नवाब को, कि कोई भी आएगा तो नवाब से ही बोलेगा। तो आप देखेंगे निजामुद्दौला जो होंगे, ठीक है, वो अपनी जो पावर होगी डिप्टी सूबेदार को अपॉइंट करने की, नॉमिनेट करने की, वो पावर किसको दे देंगे, ब्रिटिशर्स को। और ब्रिटिशर्स इस तरह से पूरा का पूरा आप देखेंगे सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे, रेवेन्यू सिस्टम को कंट्रोल कर लेंगे और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कंट्रोल कर लेंगे। और जब ये रेवेन्यू सिस्टम और क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर लेंगे ब्रिटिशर्स, तो इस चीज को बोला जाएगा कि ब्रिटिशर्स के पास पावर है सब कुछ करने की बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अंदर, और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो किसके पास है, वो नवाब के पास है, ठीक है, ब्रिटिशर्स के पास पावर है। तो ये एक तरह से रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के पास, पावर किसी और के पास, दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट, इसको डुअल गवर्नमेंट बोला गया। तो हम कहेंगे आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, जो सारी पावर थी ब्रिटिशर्स ने अपने पास ले ली, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रही, रेस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की रही, ठीक है। और जब रेस्पॉन्सिबिलिटी नवाब की रही 1765 से लेकर अगर हम बात करें तो 1772 तक ऐसा ही सिस्टम चलेगा, ठीक है। और ये जो सिस्टम चलेगा यहाँ पे ये लोग इतनी सारी जो बंगाल की पूरी जो रिसोर्सेज है उसको पूरा प्लंडर ऑफ कर लेंगे बहुत टाइम। अब 1772 के बाद क्या हुआ ये मैं आपको बताऊंगा पहले, ठीक है। अब ये समझो 1765 से लेकर 1772 तक डुअल गवर्नमेंट वाला सिस्टम चल रहा है, जिसमें राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू तो उन्होंने ले लिया, इसके साथ साथ डिप्टी सूबेदार भी इनका ही बंदा अपॉइंट हो रहा है, सब कुछ इनके कंट्रोल में है, नवाब का सिर्फ फेस है, ऐसा समझते आम आदमी के सामने नवाब का फेस रहेगा, आम आदमी सोचेगा कि भाई नवाब जो है उसके कारण हो रहा है, पर पावर किसके पास है, असली पावर ब्रिटिशर्स के पास है। और दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। 1765 से लेकर 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चलेगी। 1772 के बाद क्या होता है ये हम समझेंगे, बट बिफोर दैट एनीबॉडी हैज एनी डाउट इन दिस वन प्लीज आस्क। अभी किसी को डाउट है तो प्लीज आस्क, ठीक है। तो हम कहेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद एक बहुत कमाल की चीज हुई सर, क्या,
बैटल ऑफ बक्सर के बाद हम देखेंगे तो एक तो राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू मतलब दीवानी राइट्स किसके पास आ गए, ब्रिटिशर्स के पास डायरेक्टली आ गए, ये तो डायरेक्टली आ गए। और जो था सूबेदार वाले, डिप्टी सूबेदार वाले जो राइट्स है वो इनडायरेक्टली आ गए, क्योंकि इनके पास ये इनडायरेक्टली किस लिए आ गया, क्योंकि ये नॉमिनेट करेंगे अब डिप्टी सूबेदार को। अब जब डिप्टी सूबेदार इनका बंदा होगा, ठीक है, दीवानी राइट्स इनके पास आ गए, तो सारी की सारी पावर जो है पावरफुल चीज जो है वो तो ब्रिटिशर्स के पास आ गए, पर रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी नवाब की। एंड दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज ड्यूअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो हम यहां पर देखेंगे कि यहां पर ये हो रहा है, विद दिस द ब्रिटिश अथॉरिटी साइंड ए एग्रीमेंट वेयर बाय दे एक्वायर्ड द राइट ऑफ नॉमिनेटिंग ऑफ डिप्टी सूबेदार। डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट करने का अधिकार भी इन्होंने इससे ले लिया, निजामुद्दौला से। दीवानी राइट्स पहले ही ले चुके थे। मीर जाफर died in 1765 and he was succeeded by निजामुद्दौला who proved to be a weak leader। डिप्टी सूबेदार एक इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, who look after criminal administration of बंगाल। तो उसकी सारी पावर किसके पास आ गई, उसको अपॉइंट करने की पावर किसके पास थी, निजामुद्दौला के पास थी। द पोस्ट ऑफ डिप्टी सूबेदार acquired indirect control over the criminal administration of बंगाल। This led to establishment of simultaneous rule of two authorities in बंगाल, एक जिसके पास पावर है, एक जिसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी, और जिसको बोला गया डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, तो निजामुद्दौला से राइट टू नॉमिनेशन ऑफ डिप्टी सूबेदार ये किसने ले लिया, ब्रिटिशर्स ने ले लिया। और इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण एक जो ब्रिटिशर्स के पास तो सारी पावर है, और फेस किसका है, रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, नवाब के पास। और इसको बोला गया, नवाब को ऐसे बोला गया रेस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट पावर, ऐसा रूल कर रहा है ये, पावर के बिना सिर्फ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, और इसको डुअल गवर्नमेंट बोला गया। और ये गवर्नमेंट चलेगी 1765 से लेकर 1772 तक। इस 1772 के बाद क्या हो जाएगा, 1772 के बाद क्या होगा ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अभी बताते हैं, 5 मिनट के अंदर आपको पता चलेगा क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक जो सिस्टम होगा दैट इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट। अगर आपसे पूरे कोई ऐसे बोले कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद की कॉन्सिक्वेंसी क्या हुई, तो कॉन्सिक्वेंसी ये डुअल गवर्नमेंट, क्योंकि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ये डिसाइड हो गया कि ब्रिटिशर जो बोलेंगे वही होगा, और ब्रिटिशर ने क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने पास रख लिया और दीवानी राइट्स भी अपने पास इस तरह से रख लेते हैं। और दिस सिस्टम इज नोन एज डुअल गवर्नमेंट, इसको अपन डुअल गवर्नमेंट। अब डुअल गवर्नमेंट इस टाइम पर इन्होंने अब सब कुछ सत्ता अपनी हो गई। ठीक, अब तो यहां से बिल्कुल अच्छे से क्या करो, यहां से सारे के सारे रिसोर्सेज प्लंडर ऑफ करो। और यहां इन्होंने बहुत सारे रिसोर्सेज को प्लंडर ऑफ करा, और इस पीरियड के अंदर इन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज को प्लंडर ऑफ करा कि ब्रिटेन के अंदर, अब ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहे हैं। ब्रिटेन के अंदर जो पार्लियामेंटेरियंस बैठे थे, पार्लियामेंटेरियंस जो वहां पर पार्लियामेंट के अंदर बैठे, वो खुद सोचने लगे यार हमसे बेवकूफ आदमी कोई है नहीं। क्यों यार, हमसे अच्छे आदमी तो ये हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग ट्रेडर्स जो है वहां पर जा रहे हैं और वहां पर ट्रेड करके इतना सारा पैसा कमा रहे हैं। और ये जो पार्लियामेंटेरियंस होंगे ब्रिटेन के, उनको हो जाएगी चिड़न मचेगी, उनको जलन होगी इन लोगों से कि यार ये ट्रेडर देखो, रॉबर्ट क्लाइव देखो भाई कितना पैसा कमा कर लाया है, इतने हमारे बाप दादा नहीं कमा पाएंगे आगे चलकर। तो ये लोग जो है इतने सारे, अब भाई ये लोग कहेंगे पार्लियामेंट के अंदर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर ये आवाज उठेगी कि भैया हमने इनको ट्रेड करने भेजा था वहां पर, ये लोग नवाबों को मार दे रहे हैं वहां पर, ये बैटल पे बैटल लड़ रहे हैं और पूरा का पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, और पूरा का पूरा कॉलोनी का सबसे ज्यादा फायदा तो ये ट्रेडर ही उठा रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी। हम क्या है, हम पार्लियामेंटेरियंस हैं, हमको डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियन, हमको तो कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। और ये देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी ज्यादा पावरफुल हो गई है इंडिया के अंदर जाके कि सारा के सारा रिसोर्सेज प्लंडर ऑफ ये लोग कर रहे हैं। और ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस जो होंगे इसके बहुत खिलाफ हो जाएंगे, सारे बोलेंगे भाई उनको देख के भाई ये लोग पैसा कमा के आ रहे हैं। ये जब यहां से ये ट्रेडर आते थे, जब यहां पर आते थे, तब इन पार्लियामेंटेरियंस का मुंह देखने लायक होता था। पार्लियामेंटेरियंस सोचते थे यार हम तो ऐसे ही है, असली जिंदगी तो कौन जी रहे हैं, असली जिंदगी तो ये ट्रेडर्स ही थे। और फिर एक बात, एक डायमेंशन ये भी उठेगी, इनको भेजा किस लिए गया था, इनको भेजा था ट्रेड करने के लिए। उन्होंने वहां पे नवाब मार दिए इतने सारे, वहां पे पूरा का पूरा पॉलिटिकल डायमेंशन कवर कर लिया इन्होंने, दीवानी राइट्स इन्होंने ले लिए। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये सब डायमेंशन जब होगा, ये सब चीजें जब आएगी यहाँ पर इनके सामने, तो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को थोड़ा चिढ़ मचेगा
थोड़ा नहीं, बहुत चिढ़ मचेगा। और उनको लगेगा कि भाई इसको है ना, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का टाइम आ गया है। ठीक है, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का टाइम आ गया है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब इनको कंट्रोल करने का टाइम आ गया है, अब हमें एक्ट बनाना पड़ेगा, और इससे ही निकलेगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब जाकर देखो तुम लक्ष्मीकांत के अंदर जो पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, वो अब आप पढ़ने के काबिल बने। अभी भी एक और डायमेंशन मेरे को बताना है कॉन्सेप्ट, और उसके बाद अपन पढ़ लेंगे वो चीज। सर हमारा मतलब कहने का मतलब क्या है, आप ये समझिए एक बार, कि जब ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग यहाँ पर जा रहे हैं, और यहाँ पर जाकर 1765 से लेकर 1772 तक बहुत सारा पैसा लेकर वापस लौट कर आ रहे हैं इंग्लैंड के अंदर, तो पार्लियामेंटेरियंस बोलेंगे कि भैया तुम ही लोग हीरो, हम तो बस ऐसे पागलों की तरह पार्लियामेंटेरियंस बने बैठे हैं, असली जिंदगी तो तुम जी रहे हो। और एक बात यह है कि ब्रिटिशर्स ये कहेंगे कि भाई ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये लोग जो जा रहे हैं इतना बड़ा बड़ा ट्रेड करके आ रहे हैं, राइट, तो इतना सारा ट्रेड जब ये लोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझेंगे कि यहाँ पर इनको एक तरह से इनको ट्रेड करने के लिए भेजा था, यहाँ ये इतना पॉलिटिकल डायमेंशन में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। तो ब्रिटिश के पार्लियामेंट जो होगी उसको ये लगेगा कि भाई ये लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं, और इनको रेगुलेट करने का समय आ चुका है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने का समय आ चुका है। और इसी चीज को ध्यान रखकर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पास किया जाए। ठीक है, यस विशाखा प्लीज आस्क, देन दिव्या विल आस्क। विशाखा प्लीज। सर जैसे दीवानी राइट्स पे कंट्रोल उन्होंने किया तो वो समझ आता है कि टैक्सेस और मनी चाहिए था। क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इम्पोर्टेंट था उनके लिए कंट्रोल में लाना? कहीं पे भी देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन अगर आपके पास होगा, क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास होगा, तो सारी चीजें आपके पास है ना। कोई भी चीज होगा कि मान लीजिए किसी भी चीज का डिप्टी सुबेदार मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है, ठीक है, बहुत पावरफुल पोस्ट है, ये कुछ भी कर सकता है बंगाल के अंदर, समझ में आ रहा है। ये सारा का सारा चीजें जो है वो इसके ऊपर है, इसके पास इतनी पावर है कि बंगाल के अंदर अपने जो इसके सबऑर्डिनेट ऑफिशियल्स होते हैं उससे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकता है। तो इस इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट के ऊपर कंट्रोल होना, तो ब्रिटिशर्स को अगर कंट्रोल हो जाएगा तो पूरा का पूरा बंगाल के ऊपर कंट्रोल हो जाएगा। अगर मान लो ये नवाब का रहता है, तो नवाब इसके थ्रू क्या कर सकता है, ब्रिटिशर्स के खिलाफ साजिश रच सकता है, इसके थ्रू नवाब और जो है इसके थ्रू ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जा सकता है। तो इतना इंपॉर्टेंट ऑफिसर है, ठीक है। मान लीजिए आप यहां पर इस तरह से मान लीजिए कि कमिश्नर ऑफ पुलिस है, तो कमिश्नर ऑफ पुलिस को क्यों ब्रिटिशर्स अपनी साइड नहीं करना चाहेंगे, इस तरह से। विशाखा। सर ये क्रिमिनल रिलेटेड मैटर्स में डील करते हैं। हाँ, क्रिमिनल रिलेटेड मैटर्स में डील करता है, पर इसके अंदर लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करेगा, ये करेंगे विशाखा। ओके सर। ठीक है, जो सारे डायमेंशंस होंगे, ठीक है, क्राइम के सारे डायमेंशंस होंगे वो करेंगे, लॉ ऑर्डर भी मेंटेन करे। तो इस बंदे को ही अपना बना लो, ये बंदा ही अपना वाला बिठा देंगे कोई, ये तो लॉ एंड ऑर्डर वो सब कुछ मेंटेनेंस के पास होगा भाई। इसके थ्रू अगर नवाब चाहता था, इसके थ्रू डिप्टी सूबेदार जिसके पास बहुत सारी पावर है, ठीक है, डिप्टी सूबेदार के थ्रू क्या कर सकता था, डिप्टी सूबेदार के थ्रू इनको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता था, इनके पाथ में हर्डल क्रिएट कर सकता था, ठीक है। और डिप्टी सूबेदार अगर इनका बंदा नहीं है तो इनको प्रॉब्लम तो आएगा ना, जो भी रेवेन्यू सिस्टम होगा वो सब चीजें कलेक्ट करने के अंदर। तो मान लीजिए किसान लोग भड़क गए, ठीक है, तो उसको शांत करने के लिए किससे बात करनी पड़ेगी, डिप्टी सूबेदार बोलेगा मैं क्यों करूं, नहीं कर रहा, तुम्हारा क्यों मानू ऑर्डर। कोई लोग भड़क गए कि ब्रिटिशर्स को हम नहीं देंगे पैसा, टैक्स नहीं देंगे, या फिर कहीं पे दंगा हो गए, तो उसको दंगा को दबाने के लिए कौन होगा, डिप्टी सूबेदार होगा। तो डिप्टी सूबेदार सुने किसकी, ब्रिटिशर्स की, इसलिए उसका कंट्रोल उनको लेना होगा। आई होप विशाखा दिस इज क्लियर। यस सर, मतलब सर ब्रिटिशर्स अगर कुछ करप्शन करना चाहती है या बिल्कुल। कुछ भी करना चाहती है हाँ, तो कर सकती है अगर मतलब उनका। खुला ग्राउंड हो गया उनके लिए। 1765 से लेकर आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर 1772 तक एक खुला ग्राउंड है साहब, जितना लूट सको लूट लो, और खूब लूटा इन्होंने ये। और उनके जो क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन वाले भी उनके पास, दीवानी राइट्स भी उनके पास है। कहीं कुछ कुछ करवाना है, ठीक है, पावर का अप्रोच करना है, तो पावर का अप्रोच डिप्टी सूबेदार से कर सकते हैं। नवाब बस बिल्कुल ऐसा बैठ गया कि नवाब के पास ना क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन है, नवाब ना लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं, ठीक है, ना नवाब का कुछ रेवेन्यू के ऊपर अधिकार हो रहा है, ठीक है, वो तो सिर्फ साफ साफ बैठा हुआ है वहां पर, इस तरह से। यस दिव्या प्लीज, दिव्या। सर जैसे आपने भी बोला कि ट्रेडर्स जो थे वो भी ब्रिटिशर्स थे, और जो
आपके यहाँ पे पार्लियामेंट्री थे उधर, वो भी ब्रिटिशर्स थे, तो आपस बिल्कुल। में कैसे वो फिर ट्रेडर्स के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी कि उन्हें ट्रेड करके अपना जो मनी है वो प्रॉफिट है वो वापस ब्रिटिश टैक्सेस पे करते में हैं, जाना है? टैक्सेस पे करते हैं, टैक्सेस पे कर रहे थे, टैक्सेस, बट टैक्सेस आर नॉट इनफ। ठीक है, कि ब्रिटेन, अब अंबानी को अगर हम कहें कि भाई जाके तुम चाइना में ट्रेड कर लो, तो वो चाइना में ट्रेड करेंगे, टैक्स भारत के अंदर फिर भरेंगे। ठीक है, तो वो कर रहे हैं। पर अगर आप अंबानी वहां पर जाके जी जिनपिंग को हटा दे और खुद बैठ जाए, तो यहाँ के पार्लियामेंट्रियंस घबरा जाएंगे ना, अमित शाह और ये सब, कि भाई क्या कर रहा है ये। वैसा सिचुएशन होगा। दिव्या। ओके, ठीक। यस। हाँ, अभिषेक प्लीज। सर ये कंपनी के जो लोग थे वो एक बंगाल की एक प्रोफेशनल आर्मी से कैसे लड़ सकते हैं सर? मतलब जैसे उस वक्त तो एंशियंट टाइम या मेडिवल टाइम में तो ये लोग तो अपनी एक पूरी आर्मी रखते थे, बाकायदा वेल ट्रेन आर्मी, और ये लोग जैसे जो ट्रेडर्स के रूप में आए ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग, और इनको ब्रिटिश आर्मी का या गवर्नमेंट का भी कोई इंटरफेरेंस नहीं है, तो उसके बिना ये कैसे सर इतना डिफीट करते चले गए कि बैटल ऑफ प्लासी भी जीते, बक्सर भी बिल्कुल। जीते, कंपनी के एम्प्लॉयज के दम पे केवल? देखो 1600 से आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उस वक्त है, और वो चल रहा है 1750s का टाइम चल रहा है। तो इन्होंने बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट अपना करा, फैक्ट्रीज के अंदर इन्होंने बहुत सारे हथियार अपने इकट्ठे कर लिए। ठीक है, मॉडर्न आर्म्स एंड एम्यूनेशंस इन्होंने रखे। इनके लीडर हुआ करते थे मिलिट्री लीडर्स। ठीक है, जैसे मेजर हेक्टर मनरो जो थे, रॉबर्ट क्लाइव जो थे, वो इनकी कंपनी के ऑफिशियल्स हुआ करते थे, वो लीडरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सर ये आर्मी से मतलब डेपुटेशन पे कंपनी में काम करने आते थे, या बस वो कंपनी के ही ट्रेन लोग रहते कंपनी थे? के कंपनी के मेंबर हैं भाई, कंपनी के जो जैसे कंपनी के एम्प्लॉई हैं वैसे समझो। ठीक है, ठीक है, ठीक। समझ में आ रहा है? तो इनका ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ ले, उन्होंने तो कहा कि तुम जाके वहां पे आराम से क्या करो, आराम से आप तुमको एक्सक्लूसिव राइट दिए जाते हैं। 15 साल का चार्टर दिया था, 15 साल का चार्टर फिर आगे आगे बढ़ता गया, और फिर आराम से जाकर उन्होंने वहां पर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर लिया। ठीक है, अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा ली। ठीक है, आपस के अंदर राजा महाराजाओं से मिलकर अलायंसेस करके, ये सब कुछ अपन वहां पर पढ़ेंगे जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। सब्सिडरी अलायंस क्या होता है, राइट, इस तरह की चीजें, किस तरह से उन्होंने कुछ राजाओं के साथ उन्होंने देखा ना, यहाँ पे टूट फूट मची हुई है पूरे भारत के अंदर। ठीक है, तो किसी एक राजा को यूज करके दूसरे राजा के खिलाफ यूज करके इस तरह से करते रहे, आपस में लड़ते। अब वहां पर जब ये जा रहे हैं, आप ये सोच के देखो ना अभिषेक एक बार, कि अगर ये जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसे चले गए, ट्रेडर की तरह ही चले गए, तो यहाँ पे तो फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी भी है, डच भी है, पोर्तुगीज भी है, तो ये आपस में लड़ेंगे तो सही। अब ये लड़ रहे हैं, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी लड़ रहे हैं, तो आपस में ऑब्वियसली अपनी मिलिट्री तो प्रिपेयर कर ही लेंगे पूरी की पूरी, जब इन दोनों के बीच में फाइट हो रही है। और भारत बहुत बड़ा है, ठीक है, तो हर जगह उनका देखेंगे, उनकी प्रेसिडेंसीज बना रखी थी उन्होंने, अभी बताएंगे, बॉम्बे, बंगाल, मद्रास, इस तरह से प्रेसिडेंसीज बना रखी थी, उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार इन्होंने अपने इस तरह से जमा रखा था। ठीक है अभिषेक? हाँ सर, क्लियर। है ना? तो इतने वार हुए, जैसे कार्नेटिक वार हुए, तो उसके अंदर आप देखेंगे ब्रिटिशर्स और फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, और ब्रिटिश और फ्रांस उधर भी लड़ रहे थे। ठीक है, यूरोप में भी लड़ रहे हैं, यहाँ पे भी लड़ रहे हैं, इंडोनेशिया में भी लड़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें वॉर्स होंगे, राइट। तो एंग्लो मराठा वार होंगे, ये सब ऐसे थोड़ा ना लड़ेंगे, राइट। तो इनकी खुद की आर्मी हुआ करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, ट्रेडर्स तो ये नाम के थे। ठीक है, पर इनके, क्योंकि वहां पर ट्रेड करना इतना इजी नहीं होगा, वहां पर ट्रेड करना ऐसा नहीं होगा कि ट्रेड कर रहे हैं वहां पर तो बहुत इजी होगा कि सब ट्रेड करने देंगे, किसी को लड़कर भी झगड़कर भी ट्रेड का अपना राइट्स को कैप्चर करना, इस तरह से ये सब चीजें करेंगे। तो ये सब चीजें जब इस तरह से ये कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पर एक आवाज उठेगी ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के अंदर कि भैया हमें बहुत ज्यादा चिढ़ हो रही है, तुम लोग तो इतने सारे रिसोर्सेज को लेकर आ रहे हो, और रिसोर्सेज तुम्हारे पास इतने सारे हो रहे हैं और हमारे यहाँ पर कुछ है नहीं। ठीक है, तो ब्रिटिश सोचेगा कि ब्रिटिशर्स जो होंगे, ठीक है, ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस जो होंगे और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ये सोचेगा कि अब हमें इनको कंट्रोल करने का टाइम आ गया, ये बहुत ज्यादा उड़ी मार चुके हैं वहां पर, इनको कंट्रोल करने का टाइम आ गया है। और यहां से फिर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 यहां से निकलेगी। समझ में आ रहा है? अब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंदर कुछ प्रोविजंस होंगे, वो अपन समझेंगे, बट उससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ब्रिटिशर्स किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, कहां पर ब्रिटिशर्स किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करते थे भारत के अंदर। ठीक है, तो अब हम वापस से एक चीज पढ़ेंगे। अच्छा, ये समझ लो कि दिस अरेंजमेंट कंटिन्यूज फ्रॉम 1765 टू 1772, मतलब डुअल गवर्नमेंट का। ड्यूरिंग दिस फेज द रिसोर्स ऑफ बंगाल वर डायरेक्टली प्लंडर्ड बाय द ब्रिटिश ऑफिसर, क्योंकि कोई रोकने वाला नहीं रह गया। ठीक है, ड्यू टू दिस जेलसी अरोज्ड अमंग द पार्लियामेंटेरियंस ऑफ द ब्रिटेन। ठीक है, पार्लियामेंटेरियंस ऑफ ब्रिटेन होगा, उनको जेलसी, ये ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस है जैसे समझो, और ये तो खूब मछली पकड़ पकड़ के खा रहे हैं।
इसके पास एक मछली नहीं आ रही, ठीक है। एंड दे डिसाइडेड टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द प्राइवेट ट्रेड कंपनी। जो प्राइवेट ट्रेड कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्राइवेट, इनका जो है, इनको जो है, इनका अफेयर्स को हम रेगुलेट करने की कोशिश करना चाहिए। ये बहुत ज्यादा हीरो बन गए, राइट। हमने भेजा था ट्रेड करने इनको, ये सारा का सारा इन्होंने कैप्चर कर लिया, और कैप्चर करके ये बिल्कुल करप्ट हो गए वहां पर जाके, बिल्कुल, ठीक है। किसको मार रहे हैं, किसको कर रहे हैं, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। लड़ाई करना जरूरी है भाई, अगर ट्रेड करना पड़ेगा, लड़ाई करना जरूरी होगा, पर ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा रिसोर्सेज, एक बार ट्रेड करने के चक्कर में पूरा का पूरा रिसोर्सेज ही ब्लंडर ऑफ करने लग गए। तो इन लोगों को एक तरह से सोचेंगे कि हमको रेगुलेट करना होगा। अब रेगुलेट करने के लिए, रेगुलेटिंग एक्ट समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन है। तो लेट्स अंडरस्टैंड। ऐसे समझो बच्चों, कोई भी कंपनी है, जैसे कोई भी कंपनी होती है, जैसे रिलायंस एक कंपनी है, ठीक है, तो उसके अंदर शेयर होल्डर्स होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, ठीक है। शेयर होल्डर्स के अंदर से अगर हम देखेंगे कि जिनके पास ज्यादा शेयर होते हैं वो डायरेक्टर हो जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर आते हैं, दे विल बिकम डायरेक्टर्स, ठीक है। तो इनके पास भी डायरेक्टर्स होंगे, और डायरेक्टर्स के बाद आपने एक टर्म सुना होगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, है ना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यहां पर इनके अंदर होते हैं, राइट, कि जो डायरेक्टर्स में भी जो सबसे ज्यादा जिसके पास शेयर है उसको बोला जाएगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे 24 इन नंबर थे, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे 24 थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे ना, ये कहां रहते थे, ब्रिटेन के अंदर रहते हैं, लंदन में रहते हैं, ब्रिटेन के अंदर, है ना। अभी ये सब चीजें बता रहे हैं तुमको, वो जो अभिषेक तुम्हारे सारे डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। ये कहां रह रहे हैं, लंदन में रह रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। इनके पास सबसे ज्यादा शेयर थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये इंडिया के अंदर डे टू डे एक्टिविटीज जो थे ना, अपने बंदों के थ्रू करवाते थे, जैसे रॉबर्ट क्लाइव किया, समझ में आ गया। ब्रिटिशर्स, ये जो ब्रिटेन के अंदर जो बैठे थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, डे टू डे एक्टिविटीज जो थे वो यहां पर अपने ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे, उनके थ्रू ये कराते, ठीक है। यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, उस वक्त के जो सिविल सर्वेंट्स होते थे, उनको ये डायरेक्टली अपॉइंट करते थे, कौन, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। जो आज जिसकी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो उसको डायरेक्टली कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वहां पर अपॉइंट करते थे, समझ आ रहा है। और इनके थ्रू, इन ऑफिशियल्स के थ्रू यहां पर क्या कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ही चला रहे हैं। तो मतलब शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, हर कंपनी के अंदर इसी तरह का होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी भी एक कंपनी है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। शेयर होल्डर्स जो कि शेयर होल्डर्स, नॉर्मल शेयर होल्डर्स है, डायरेक्टर्स जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर बैठे हैं, डायरेक्टर्स के अंदर से भी चुने हुए कुछ डायरेक्टर्स, दैट इज नोन एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ये 24 इन नंबर हुआ करते थे, 24 डायरेक्टर्स जो थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, और ये अपने लोगों के थ्रू, ठीक है, भारत के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन संभालते थे। ये डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर ये पार्टिसिपेट, मतलब ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे वैसे तो इम्प्लीमेंट, पर ये जो है डिसीजन मेकिंग ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू होता था, कि कहां पर कैसे अटैक करना है, क्या करना है, कैसे करना है, ये सब कुछ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। समझ में आ रहा है। तो आप देखिए सबसे पावरफुल जो लोग थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, यही लोग अपॉइंट करते थे। रॉबर्ट क्लाइव कहां से है, इन्होंने अपॉइंट करा कि रॉबर्ट क्लाइव को भेजते हैं, इन्होंने अपॉइंट, सबको ये अपॉइंट करते थे, राइट। सिविल सर्वेंट्स को भी ये अपॉइंट कर रहे हैं, राइट। और ये जो है ये मेन डिसीजन मेकर्स है, जो कि लंदन के अंदर बैठकर अपने लोगों के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, लोगों के थ्रू काम करवा रहे हैं, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंग्लैंड वाज मैनेज्ड बाय अ बॉडी ऑफ 24 डायरेक्टर्स कॉल्ड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्हिच वर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर ऑफ कंपनी इलेक्ट कर रहे हैं, राइट, जिनके पास ज्यादा शेयर होल्डर्स है। डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनीज वर डन बाय द कमिटीज ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कमिटीज के द्वारा होता था, और इस तरह से ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट था, है ना। अब जब ब्रिटिशर्स जब कंट्रोल करने पे आएंगे ना, कि ब्रिटिशर्स देखेंगे इन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पहले पकड़ो, तो वो अपन आगे चलकर रेगुलेटिंग एक्ट के बाद फिर चार्टर एक्ट के अंदर देखेंगे, समझ आ रहा है, आगे चलकर। तो आपको ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो टर्म है वो क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो ये मेन बॉडी है, इनको कमजोर करना होगा ब्रिटेन को, ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियंस को, अगर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ऊपर रेगुलेशंस करना है। तो आगे चलकर हम इसके बारे में समझेंगे, अभी मैंने तुमको ये बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करवाई। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो थे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो 3 बड़ी बड़ी प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे उस टाइम का, मद्रास और कोलकाता, 3 प्रेसिडेंसीज थी, मतलब 3 सेंटर है ब्रिटिशर्स के, और हर सेंटर पे एक गवर्नर जनरल बैठा है बॉम्बे का।
ठीक है, हर बॉम्बे के ऊपर एक गवर्नर जनरल है बॉम्बे का, मद्रास के अंदर एक गवर्नर जनरल है मद्रास का, कोलकाता के अंदर गवर्नर जनरल है कोलकाता का। 3 प्रेसिडेंसीज की मेजर प्रेसिडेंसीज थी, और इन प्रेसिडेंसीज के ऊपर आप देखेंगे हर एक के ऊपर एक बंदा बैठा रखा है इन्होंने, गवर्नर जनरल, जिसको ये बोल रहे हैं गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल बॉम्बे का, गवर्नर जनरल मद्रास का और गवर्नर जनरल कोलकाता का। इस गवर्नर जनरल की खुद की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, ठीक है। और इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर जो मेंबर्स है वहां से फिर पूरा का पूरा एजुकेशन चल रहा है कि बंगाल के अंदर, बॉम्बे के अंदर क्या चीज होगा, क्या क्या डिसीजन मेकिंग होगी, ये गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, ठीक है, विद हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल ये डिसीजन ले रहा है। मद्रास के अंदर क्या होगा, कोलकाता के अंदर क्या होगा, ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। कभी कभार इनको जरूरत पड़ती थी, जैसे कोलकाता के अंदर जब ज्यादा लड़ाई हुई थी, बॉम्बे के अंदर से फिर वहां की फोर्सेस को बुलाया गया था कि वहां के लोगों से बात करी गई, वहां के गवर्नर जनरल से कि भाई यहाँ पर आकर हमें बचाओ, बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पर, ठीक है। ये सब हिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे, बस अभी तो ये समझो एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था ब्रिटिश। 3 प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, और उनके ऊपर गवर्नर जनरल और उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे। समझ में आ रहा है? अब ये जो एडमिनिस्ट्रेशन था, देखिए, इन इंडिया 3 प्रेसिडेंसीज वर एस्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे, मद्रास एंड कोलकाता अंडर द प्रेसिडेंट कॉल्ड द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल और द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। उसकी काउंसिल के द्वारा ये होता था गवर्नर जनरल, यस गवर्नर जनरल था, राइट, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर हो, है ना। तो उसको गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल और गवर्नर इन काउंसिल इस तरह से बोला जाता। समझ में आ रहा है? अब क्या होगा, आप देखिए कि मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से कर रही है, यहाँ पे बॉम्बे में, मद्रास में, कोलकाता के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा बैठा रखा है और इनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल से यहाँ पर अलग, तो यहाँ पर रूल्स अलग चल रहे हैं, मद्रास के अंदर, बॉम्बे के अंदर अलग चल सकते हैं, कोलकाता के अंदर अलग चल सकते हैं, नो डाउट। अब मान लीजिए, अब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ये सिस्टम देखकर यहाँ पर आई है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस के दिमाग में 2 चीज होंगी। अगर हमको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करना है, तो एक तो इन लोगों को रेगुलेट करना पड़ेगा, ये गवर्नर जनरल्स को, पर 3 को कैसे रेगुलेट करें, दिक्कत हो जाएगी साहब, है ना। तीनों को करना पड़ेगा तो उसके अंदर ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। दूसरा, हमको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को करना पड़ेगा। अब देखो, कंसेप्चुअल चलोगे तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो फिर घूम घूम के रटते रहो कमरे में, कंसेप्चुअल चलोगे तो ब्रिटिशर्स के दिमाग में क्या है, ब्रिटिशर्स के दिमाग में आपने देखा, हम देखो पूरा एक कॉन्सेप्ट बनाते हुए ला रहे हैं आपका। बैटल ऑफ बक्सर हुआ, बैटल ऑफ बक्सर के बाद दीवानी राइट आ गए, दीवानी राइट आने के बाद क्रिमिनल एडमिनिस्ट्रेशन का भी आ गया, डिप्टी सूबेदार को नॉमिनेट करने का वो भी आ गया, राइट। इसके बाद जब ये सब चीजें आई उसके पास, तो उन्होंने बिल्कुल बहुत ही ज्यादा पागलपंतियों की तरह वो रिसोर्सेज को प्लंडर ऑफ करने लगे। 1765 से लेकर 1772 तक करते रहेंगे। तब 1772 के अंदर वो सोचेंगे ब्रिटिशर्स कि भाई ये तो बिल्कुल पागलों की तरह रिसोर्सेज प्लंडर ऑफ कर रहे हैं और टैक्स देते हैं और मस्ती करते हैं बस। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इनको सबक सिखाना चाहिए, इनको रेगुलेट करना चाहिए। अभी ब्रिटिश के पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो क्या है, वो सोच रहे हैं, ठीक है, कि इनको कैसे, तो उन्होंने देखा चलो इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन में 3 प्रेसिडेंसीज बना रखी है, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, और इन तीनों प्रेसिडेंसी पे अपने गवर्नर जनरल इन्होंने बिठा रखे, तो चलो इनको रेगुलेट करते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर पहली चीज क्या होगा, आप ये समझिए, पहली चीज जो होगा ना, ये कहेंगे कि बॉम्बे, अब देखना बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, तो बॉम्बे और मद्रास इन दोनों की प्रेसिडेंसीज को सबऑर्डिनेट बना दिया जाएगा बंगाल के अंदर, मतलब जिससे एक को कंट्रोल करें हम, कि ये दोनों जो होंगे सबऑर्डिनेट रहेंगे किसके, बंगाल के अंदर, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होगा, दैट विल बिकम व्हाट, दैट विल बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और ये दोनों जो होंगे बंगाल और बॉम्बे और मद्रास की इसके सबऑर्डिनेट आते, ठीक है। तो इन्होंने वो जो 3 सिस्टम था इसको हटाकर इनकी पावर बिल्कुल कम कर दी, इनकी पावर ले ली और इसकी पावर बढ़ा दी, इस वाले गवर्नर जनरल की पावर बढ़ा दी। इसको बोला गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट, और इसके सबऑर्डिनेट में ही आ जाएंगे। हाँ, अभी बता रहे हैं, अभी देखो, अभी बिल्कुल डायमेंशन समझो एक बार। ये जो होंगे ना, ये जो बॉम्बे और मद्रास के अंदर जो होंगे वो कोलकाता के अंदर ही आ जाएंगे, राइट। मतलब क्या हो जाएगा कि कोलकाता वाले जो गवर्नर को होंगे ना, ठीक है, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना देंगे। और ये जो होंगे मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर जनरल्स होंगे वो बन जाएंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है। और ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास विल बिकम सबऑर्डिनेट टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल।
इस तरह से यहाँ पर कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर समझिए, प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे। अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट, अब इस डायमेंशन में तुम पढ़ो, रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे मद्रास वर सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, कि मतलब कलकत्ता की प्रेसिडेंसी बढ़ी और कलकत्ता का जो बॉस होगा वो सबसे बड़ा बॉस हो जाएगा। गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैविंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ 4 मेंबर्स। अब देखो इसके अंदर जो यहाँ पर गवर्नर है, यहाँ पर गवर्नर है, यहाँ पर गवर्नर है, ठीक है, ये समझो, है ना। अब ये समझना कि यहाँ पर तीनों के ऊपर गवर्नर है। अब इसको क्या कर दिया, इसकी पोस्ट को बोल दिया कि भाई तू बड़ा वाला हो जाएगा और ये दोनों तेरे अंडर में काम करेंगे, समझ में रहा है? तो वहां पर गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव, देखो अब अच्छा ये मत समझना कि ये जो पहले जो थे ना, ये समझो कि अपन ने जैसे यहाँ पर लिखा है गवर्नर जनरल एंड इज एग्जीक्यूटिव काउंसिल गवर्निंग काउंसिल, ठीक है, तो गवर्नर जनरल भी बोलते थे इनको, सबको गवर्नर जनरल ही बोलते थे, बॉम्बे के अंदर, मद्रास के अंदर, कोलकाता के अंदर, आम भाषा के अंदर, राइट, और गवर्नर भी बोलते। पर जैसे ही कोलकाता के ऊपर को अपन ज्यादा पावर देंगे ना, तो इसको बोलने लग जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना। आम भाषा में बोलते थे गवर्नर जनरल ही बोलते थे इन सबको, गवर्नर साहब, गवर्नर जनरल साहब, ठीक है। और ये जो थे ना गवर्नर, इनको गवर्नर, अब इनको ऑफिशियली अपन गवर्नर बोलने लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं था कि गवर्नर ऑफ बंगाल बोलते थे पहले, पहले गवर्नर जनरल भी बोलते थे तीनों को, पर यहां पर जब इसको पावर मिलेगी तो इनको गवर्नर ऑफ बम्बई और गवर्नर ऑफ मद्रास बोलने लगेंगे और उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलने लगेंगे, ठीक है। तो नाम चीज है ये। तो देखो बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर गवर्नर भी बोला करते थे, आम भाषा के अंदर गवर्नर जनरल भी बोला करते थे, ठीक है। पर जब ये बड़ा आदमी बन जाएगा तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, और ये जो हो जाएंगे गवर्नर ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ मद्रास, ठीक है, मतलब गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास, समझ में आ रहा है? अब ये जो होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये बड़ा आदमी हो जाएगा, ये कहेगा कि इनके सारे डिसीजंस जो होंगे वो कौन लेगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लेगा। अब ब्रिटिशर्स ने ऐसा इसलिए करा रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, जिससे एक इस बंदे को रेगुलेट कर लेंगे तो सब रेगुलेट हो जाएंगे, ये बॉम्बे और मद्रास जो होगी वो भी रेगुलेट हो जाएगी। इतना समझ में आ गया? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? एनी डाउट यू कैन आस्क, ठीक है। तो यहां पर देखिए, आप यहां पर देखेंगे 3 प्रेसिडेंसीज हो जाएंगी इसके अंदर, और जो गवर्नर जनरल एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पे बॉम्बे था और यहाँ पे मद्रास था, ठीक है, और यहाँ पे बंगाल है, ठीक है। तो गवर्नर जो है बंगाल का, अब उसको बोलने लग गए हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले गवर्नर जनरल भी बोलते थे, गवर्नर भी बोलते थे, राइट। अब क्योंकि उनके जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स है उनके अंदर दोनों नाम लिखते थे ये लोग, राइट। अब इनको बोलने लग जाएंगे गवर्नर ऑफ बॉम्बे और इनको बोलने लगेंगे गवर्नर ऑफ मद्रास। अब ये जो लोग हो गए छोटे लोग और ये हो गया भाई बड़ा आदमी। और ये जो रूल करते थे, इनकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर 4 मेंबर्स हुआ करते थे, 4 मेंबर्स वर देयर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हुआ क्या, इन्होंने देखो, उन्होंने ऊपर से सिस्टम देख रहा है कि अच्छा हमको इनको रेगुलेट करना है, अच्छा 3 प्रेसिडेंसीज, तो 3 प्रेसिडेंसीज में 2 को 1 के सबऑर्डिनेट कर देते हैं, और वो जो हैगा एक जो होगा उसको अपन फिर कंट्रोल में रखेंगे, ठीक है, उसको कंट्रोल में रखेंगे, धीरे धीरे कंट्रोल करेंगे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो होंगे उसको भी हम करेंगे, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इन इंडिया 3 प्रेसिडेंसीज पर, ये तो हो गया। अगर हम रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर देखें, प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे मद्रास वर सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ कलकत्ता, गवर्नर ऑफ बंगाल वाज डेजिग्नेटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हैविंग एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से चीजें होंगी। तो अब मतलब क्या हो गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, उसके पास एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसके अंदर 4 मेंबर्स बैठे हैं, 4 मेंबर्स बैठे हैं। इसी के साथ आप देखेंगे एक सुप्रीम कोर्ट का भी एस्टेब्लिशमेंट करेंगे, क्योंकि अब कभी भी कोई चीज होगा, मान लीजिए लीगल कोई भी डायमेंशन होगा, तो लीगल डायमेंशन को सॉल्व करने के लिए कि भाई ये पावर किसके पास रहेगी, ये वाली पावर किसके पास रहेगी, इसके लिए एक कोर्ट होना चाहिए। तो एक सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट होगा वहां पर रेगुलेटिंग एक्ट के। सुप्रीम कोर्ट जो होगा कलकत्ता के अंदर वो होगा, जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होगा, 1 चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस होगा, 3 अदर जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट का एक यहाँ पे गठन होगा, क्योंकि अब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, पहले सब अपने अपने अलग अलग थे, अब पावर बनी है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अब नई चीजें बन रही, देखो नई चीजें जब बनेगी ना तो बिल्कुल परफेक्शन में नहीं बनेगी। अब किसके पास क्या पावर है, क्या कैसे है, वो सब डिसाइड करना होगा। तो इसके लिए ये बोलेंगे भाई आपस में लड़ना मत, एक सुप्रीम कोर्ट बना देंगे जिसके अंदर एक चीफ जस्टिस होंगे और 3 जजेस होंगे। इस तरह का यहाँ पर एक सिस्टम बन जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि बॉम्बे और मद्रास को
सबऑर्डिनेट बना दिया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया, ठीक है। और उसके पास 4 मेंबर थे, जॉन, जॉर्ज, रिचर्ड और फिलिप्स, ठीक है। अब कभी कभार ये पूछ सकते हैं, कभी कभार, मतलब बहुत रेयर चांस है कि ऐसे पूछ सकते हैं, पर अपन याद कर सकते हैं। देखो ब्रिटिश के अंदर 4 लोग होते हैं, जॉन, जॉर्ज, रिचर्ड और फिलिप्स। वैसे भी अगर देखें 4 तरह के लोग होते हैं जिनको हम जानते हैं कि जॉन, जॉर्ज, रिचर्ड और फिलिप्स, है ना, आम भाषा के अंदर जिनको अपन जानते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस काउंसिल के अंदर ये 4 मेंबर्स हैं और इसके साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये सब डिसीजन मेकिंग करते थे बैठकर। समझ में आ रहा है? ये सब डिसीजन मेकिंग करते थे बैठकर। इसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट भी इन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। ये समझ में आ गया, है ना। अब ये है कि भाई यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारा करप्शन चल रहा था, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही थी, तो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने कहा कि इनको रेगुलेट करने की जरूरत है, ये लोग ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं, इनको रेगुलेट करने के लिए हम अब ये रेगुलेट ऐसे नहीं कर सकते थे ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की जाकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दें पूरा ही, धीरे धीरे मारेंगे, क्योंकि एक साथ नहीं करेंगे। ये मूर्ख लोग होते हैं जो सोचते हैं कि एक साथ सत्ता में सबको हटा दे, नहीं, उनको पता है कि भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पांव पसार लिए बहुत अच्छे से, ये रिवोल्ट भी कर सकती है, तो इनको धीरे धीरे मारना होगा। धीरे धीरे जाकर ये पावर कम करेंगे, पहले रेगुलेट करेंगे, फिर चार्टर एक्ट्स के थ्रू थोड़ा 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 करके इनको मारेंगे, फिर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की पावर छीनने लग जाएंगे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जब पावर छीनेंगे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बहुत बुरी तरह चिल्लाएंगे, ये वापस दे देंगे उनको पावर, फिर धीरे धीरे करके उनकी पावर छीनेंगे। ऐसे ही सब चीजें मैं आपको बताऊंगा, तभी तो याद होता है। अब रेगुलेटिंग एक्ट तुमको पता है कि साहब रेगुलेट करना है, और वहां पे तुमको ये 3 गोले दिख रहे हैं कि भाई उनको ऐसे दिख रहा था, तो इसलिए बॉम्बे और मद्रास को उसके बंगाल के अंदर डालकर इन्होंने क्या कहा, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। अब इसमें रटने का कोई बात है नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के साथ उसके 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स दे दिए। अब इसमें रटने का कोई बात है नहीं कि भाई जो करेगा उसको 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 4-5 मिलकर बैठकर डिसीजन ले रहे हैं। अब कहीं कोई डिसीजन में मद्रास वाला बोले कि ये मेरी पावर है, बंगाल वाला बोले कि नहीं ये तेरी पावर नहीं है, वो बोले कि भाई ये मेरी पावर है, ठीक है, बॉम्बे वाला, तो इसके लिए एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। तो ये रटने की चीज नहीं होती, समझ में आ रहा है? ये चीजें इस तरह से आपको इवोल्यूशन के थ्रू आपने देख लिया है। और ये सब क्यों हो रहा है, रेगुलेटिंग क्यों हो रहा है? रेगुलेटिंग इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर अपन ने देखा 1765 से लेकर 1772 तक जो इन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर प्लंडर ऑफ करा है, उसके कारण ये सब चीजें हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर एक गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, और इसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, एक सुप्रीम कोर्ट बना गया है कलकत्ता के लिए। सब भारत के अंदर ही हो रहा है, ठीक है, ये सब चीजें भारत के अंदर ही हो रहा है, इंडिया में ही हो रहा है ना पूजा, ये सब चीजें इंडिया में। और यहाँ पे 4 लोग बैठे। अब नया नया सिस्टम बना है साहब, नया नया सिस्टम बना है, किसी को पता नहीं है कि मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास क्या पावर। और यहाँ पर एक चीज हो जाएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं, ये रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिया अपन ने, है ना, इसके हम डिफेक्ट्स पढ़ रहे हैं, डिफेक्ट्स जो लक्ष्मीकांत में नहीं दे रखे शायद, डिफेक्ट्स। यहाँ पर क्या होगा कि अब डिसीजन मेकिंग करने बैठेंगे। हाँ, गवर्नर जनरल बोलेगा हाँ साहब चलो डिसीजन लेते हैं। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बैठा और यहाँ पे 4 ये बंदे बैठे, जॉन, रिचर्ड, फिलिप्स, ठीक है, और जॉर्ज, ठीक है, ये सारे के सारे 4 बंदे यहाँ पर बैठे। बोले चलो इसके ऊपर करते हैं। तो अगर मान लो 3 लोग जो हैं वो अगेंस्ट में हो जाए गवर्नर जनरल के, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कोई डिसीजन मेकिंग कर ही नहीं पाएगा। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो क्या हो जाएगा, फिर पावरलेस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर 3 जन, और जॉन, रिचर्ड, फिलिप्स ये ऐसे लोग थे कि हमेशा इसकी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अगेंस्ट में रहते थे। तो और यहाँ पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास कोई वीटो पावर नहीं थी, वीटो पावर वाज नॉट देयर। तो आप यहाँ पर देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर पा रहा है। नया सिस्टम बना है, नया सिस्टम में क्या क्या डिफेक्ट्स है, इस डिफेक्ट्स को सुधार के हम पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर इस डिफेक्ट को सुधारेंगे। अभी यहाँ पे डिफेक्ट समझो चीजों के अंदर। नया नया सिस्टम बना के आया रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, उन्होंने कहा अरे भाई गवर्नर जनरल बंगाल को तो वीटो पावर देना ही भूल गए, वो तो कुछ डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर। डिसीजन मेकिंग में क्या है, 3 लोग एक साथ हो गए तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो होगा डिफेक्ट्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर दिखने लग जाएंगे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम इनडिसिसिव बिकॉज अगर ये 3 लोग इसके अगेंस्ट में चले गए तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ कर नहीं पा रहा है वहां पर। तो यहां पर एक टसल देखने की मिलेगी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर।
जो उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उनके मेंबर्स के बीच में एक टसल देखने को यहाँ पर मिली। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहेगा भाई साहब मेरे को कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं करने दे रहा, ये फिलिप्स, रिचर्ड और जॉर्ज जो है हमेशा मेरे अगेंस्ट में रहते हैं। और कभी कभार तो क्या है कि दो लोग, हम जॉन और मैं मिलकर कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्या करें? तुमने मेरे को वो वीटो पावर दी नहीं है कि मैं जो बोलूं वो, और इनकी डिसीजन मेकिंग के अंदर ये तीन अपने गुटबाजी कर लेते हैं और यहाँ पे ये दिक्कत आती है। तो बोला हाँ यार बात तो सही है। तो एक ये डिफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर ये रिमूव करेंगे। दूसरा डिफेक्ट क्या होगा? दूसरा डिफेक्ट ये होगा कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो होंगे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको अपनी पावर नहीं पता है, अभी क्लियर कट डिमार्केशन ऑफ पावर नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये मेरी पावर में, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बोलता है मेरी पावर के अंदर, सुप्रीम कोर्ट तो कहता है मैं तुमको नल एंड वॉइड कर दूंगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहता है ऐसे कैसे कर दोगे। तो इन दोनों के बीच में भी टसल देखने को मिली, क्योंकि ये एग्जीक्यूटिव है और एग्जीक्यूटिव के ऊपर इंटरप्रिटेशन और एग्जीक्यूटिव के एक्शन सही है गलत है वो सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करता है, एडजुडिकेशन। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? इन दोनों के बीच में भी टसल हो जाएगी। तो कहने का मतलब रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर बहुत सारे डिफेक्ट आएंगे बच्चों, और रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर डिफेक्ट आएंगे तो ब्रिटिशर्स को लगेगा कि यार 1773 के अंदर ये रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसके बाद इनको 1784 के अंदर एक और एक्ट लेकर आना पड़ेगा, दैट इज नोन एज पिट्स इंडिया एक्ट। समझ में आ रहा है? तो अगर तुमको रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट नहीं पता होगा तो पिट्स इंडिया एक्ट को तुम रटने लग जाओगे बच्चों, सिंपल सी बात है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर क्या हुआ, पर रेगुलेटिंग एक्ट अगर तुम्हें पता है, अब देखो ये कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, रेगुलेटिंग एक्ट पता है हमको यहाँ पर है, और डिफेक्ट्स क्या आ गए? गवर्नर जनरल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर के बीच में लड़ाई होने लगी। तो तीन मेंबर एक साथ बैठ जाते तो गवर्नर जनरल पे घास चलाते रहते थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जिसको इतनी पावर देंगे, ये मद्रास और बॉम्बे, तो भैया ये तीन जने इसको नचा देते थे गवर्नर जनरल, डिसीजन मेकिंग नहीं करें, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट होने लग जाएगा। और यहाँ पे ये देखा जाएगा कि इनके पास, गवर्नर जनरल के पास ये दिक्कत आ रही है कि इसको पावर तो दी तुमने, इसको कहा कि तुम बहुत पावरफुल हो, तुम महान हो, तुम ये हो वो हो, तुम्हारे नीचे बॉम्बे और मद्रास है, ताड़ की झाड़ पे चढ़ा दिया, पर वीटो पावर तो देना ही भूल गए। तो यहाँ पे देखेंगे डिफेक्ट्स क्या थे? गवर्नर हैज नो वीटो पावर, मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? सो ही बिकम पावरलेस बिफोर इट्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल। The law did not mention anything regarding jurisdiction of Supreme Court. Jurisdiction of Supreme Court के अकॉर्डिंग इन्होंने कुछ इस तरह से बताया नहीं। It did not demarcate the lines between the power of the governor and Supreme Court. गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के बीच में क्या पावर है, क्या चीज है, दोनों ही बड़ी पोस्ट है, ठीक है, तो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो यहां पर ये दिक्कत इस तरह से आएगी, और ये जब समस्या आएगी तो समस्या का समाधान भी होगा। तो इस समस्या का समाधान तो हो जाता है, क्लियर कट डिमार्केशन कर देते हैं पहले 1781 का एक एक्ट निकालकर कि क्या सुप्रीम कोर्ट की पावर है, क्या गवर्नर जनरल की पावर है ना। इस समस्या का समाधान गवर्नर वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के बीच में जो लड़ाई हो रही थी, इसका समाधान मिलता है पिट्स इंडिया एक्ट से। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 समझ में आ रहा है? तो पिट्स इंडिया 1784 अभी थोड़ा सा और पढ़ाऊंगा, देखो थोड़ा सा लेट हो रहे होंगे, बट अभी समझ जाओगे तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कल वापस चाहे से पढ़ा दे। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कितने लोग थे? 4 थे, उसको 3 कर देते हैं, ठीक है, 3 कर दिए, तो 4 से 3 कर दिए इसके अंदर, ठीक है सर। और यहां पर इसको क्या कहेंगे? अब क्या हो सकता है कि अगर मान लीजिए 2 जने एक साइड हो जाए और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और ये एक साइड हो जाए, ठीक है, तो फिर टाई हो जाएगा, पर टाई के अंदर कास्टिंग वोट दे दिया जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का, मतलब इन केस ऑफ टाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल डिसीजन विल बी कंसिडर्ड। टाई के अंदर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का डिसीजन जो होगा उसको कंसिडर किया जाएगा। तो मतलब अब गवर्नर जनरल बंगाल को एक बंदा चाहिए बस अपनी साइड, और वो डिसीजन मेकिंग कर देगा। समझ में आ रहा है? तो यहां पर पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर अब ये रटने की जरूरत नहीं है। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर गवर्नर जनरल काउंसिल जो है 4 से 3 कर दी। क्यों कर दी तुम्हें पता है रीजन? क्या रीजन था? कास्टिंग वोट सिस्टम डाल दिया। तो आप बोलेंगे पहले के अंदर वीटो पावर थी कि नहीं थी, तो तुम्हें याद आ जाएगा कि हाँ सर लड़ाई इस बात की थी कि वीटो पावर नहीं थी। अभी भी वीटो पावर नहीं दी, अभी कास्टिंग वोट सिस्टम दिया। इन केस ऑफ टाई अगर मान लीजिए 2 जने एक साथ हो जाते हैं और गवर्नर जनरल और एक जना एक साथ हो जाता है, तो गवर्नर जनरल वाली टीम की चलेगी।
समझ में आ रहा है? और इसी के अंदर एक और प्रोविजन और ऐड कर दिया जाता है, दैट इज नोन एज डबल गवर्नमेंट, है ना। जो डुअल गवर्नमेंट पढ़ी थी वो अलग है, और ये वाली जो डुअल गवर्नमेंट और डबल गवर्नमेंट वो अलग है। पर इसके अंदर क्या होता है ये मैं आपको थोड़ी दिनों मतलब कल की क्लास के अंदर बताऊंगा, राइट, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। पर ये समझो, गवर्नर जनरल वाज नाउ रिड्यूस टू द गवर्नर जनरल काउंसिल वाज नॉट रिड्यूस टू द 3 मेंबर्स, 3 मेंबर्स के अंदर हो जाती है। It strengthened the position of Governor General because now he was able to get any resolution passed even with the help of one member in the side because he has the right of casting vote. Casting vote की पावर होती है। कास्टिंग वोट का मतलब समझते हैं? कास्टिंग वोट का मतलब ये होता है, देखो वीटो और कास्टिंग वोट के अंदर अंतर समझ लो एक बार, वीटो और कास्टिंग वोट। वीटो का मतलब होता है कि भाई कोई भी हो, 4 जने साइड हो गए, मैंने वीटो लगा दिया, मैंने कहा कि मैं इसको, 4 जने यस बोल रहे हैं, मैंने कहा नो, तो मतलब नो होगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं कितने भी जने बोल, सभी बोल दो नो, यस बोल दे सभी, तो मैंने कहा नो तो नो होगा, ये वीटो हो गया। वीटो मतलब बिल्कुल वीटो पावर है कि इसके अंदर क्या है कि जो मैंने बोला वही होगा। कास्टिंग वोट के अंदर क्या है, कास्टिंग वोट के अंदर इन केस ऑफ टाई, अगर मान लीजिए टाई हो रहा है तो गवर्नर जनरल जिस साइड होगा, तो गवर्नर जनरल के पास कास्टिंग वोट होने का मतलब गवर्नर जनरल जिस साइड होगा वो साइड जीत जाएगी। ये होता है कास्टिंग वोट का। तो आपसे कोई ऐसे बोले 1784 एक्ट के अंदर वीटो पावर दे दिया गया था गवर्नर जनरल को, नहीं भाई, कास्टिंग वोट दिया गया था। फिर इंडिया कोई बोले रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर वीटो पावर दे दिया गया था, तो तुम्हें दिमाग लगाना है। समझ में आ रहा है? रेगुलेटिंग एक्ट के डिफेक्ट्स आपसे पूछ सकते हैं, क्या क्या डिफेक्ट्स थे, तो आप इसके अंदर बोलेंगे गवर्नर जनरल वर्सेस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, गवर्नर जनरल वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो ये पिट्स ऑफ, देखो अब ऐसे पढ़ोगे, अब देखो बिल्कुल आप पहले पॉइंट से लेकर अब आखिरी पॉइंट तक आपके सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से क्लियर है। अच्छा, कुछ कुछ डायमेंशन की बैटल ऑफ बक्सर क्यों हारे सर, ठीक है, ये ब्रिटिशर्स कैसे जीत गए, तो ये सब अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले। समझ, ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रॉन्ग कैसे थे, ये सब अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले। समझ में आ रहा है? सर फ्रांस क्या है, फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ है, ये सब चीजें अपन हिस्ट्री के अंदर पढ़े, वो सब डायमेंशन हो। बस हम पॉलिटिकल डायमेंशन को पकड़कर तुमको किसी तरह से यहां से लाने दो, जिससे कि अब तुमको पूरा पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब मैं कहूंगा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की पावर जब छीनी जाएगी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को 24 से लेकर 18 करेंगे, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ सर अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की बारी आ गई किसी चार्टर एक्ट के अंदर। जब मैं कहूंगा किसी चार्टर के एक्ट के अंदर कि भाई जो मोनोपोली होगी उनकी मोनोपोली ऑफ ट्रेड छीन ली जाएगी 1813 के अंदर, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा हाँ साहब सारे लोगों को अलाउ कर रहे हैं, वो सब बताएंगे अभी, है ना। अब तुमको है ना सारे चार्टर्स अच्छे से समझ में आ जाए, भाई सारे चार्टर एक्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है, सारे चार्टर्स एक्ट पढ़ेंगे जिससे कि तुमको पॉलिटिकल डायमेंशन समझ में आए, और उसके बाद फिर अपन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करेंगे, मेन टॉपिक, ठीक है। अच्छा, मैंने ये डिसाइड करा है क्योंकि अब सारा कुछ तो पता ही है मेरे को, कितने कि 25 तक आपका कितना कोर्स हो जाएगा, तो 25 को अपन एक टेस्ट रखेंगे, ठीक है, 25 को अपन एक टेस्ट रखेंगे। समझ में, 25 को कोई क्लास नहीं होगी, सिर्फ एक टेस्ट होगा, तो दैट विल बी द वीकली टेस्ट नंबर 1। और इस वीकली टेस्ट नंबर 1 के ऊपर फिर हम डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे तुम्हें ये पता चलेगा कि किस तरह से आपको क्या करना है, किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था, क्या क्या गलती आपने करी, किस तरह से आप अपनी गलती सुधार सकते हैं, बहुत सारे डायमेंशन यहाँ पे आपको क्लियर है वीकली टेस्ट 1 के। तो वीकली टेस्ट 1 के लिए सभी प्रिपेयर करने लगे। प्रिपेयर करने का ये तरीका है, रिवीजन करते रहें, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए पढ़ना बिल्कुल अलग तरह का होता है, ठीक है। और अगर आप देखेंगे अभी टाइमिंग वाइमिंग बता देंगे, अभी तो आपको डेट बताइए मैंने 25। पढ़ना बहुत अलग चीज है, और आप देखेंगे कि जो अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना बहुत अलग चीज है। उसके अंदर आप बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारी मिस्टेक्स करेंगे, हो सकता है कि आपको पता हो सही पर आप गलत टिक कर दें, ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट। पर वो सब चीजें आप करें एक बार, सबका स्कोर देखा जाएगा कि इसका कितना स्कोर है, सबसे पूछा जाएगा क्या क्या गलतियां उन्होंने करी, सबको अच्छा सा पर्सनल एक इंटरेक्शन होगा सबसे, ठीक है। और चीजों को समझना, गलतियों को सुधारने की कोशिश करना। पर अभी क्या करना है, अभी तुमको ये सब चीजें छोड़ो, वो सब चीजें मैं करवा दूंगा आपको, कैसे गलतियां करनी, कैसे गलतियां सुधारनी, ठीक है, वो सब। अभी तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत लगा दो रिविजन करने के अंदर, ठीक है। और बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर यू। बस एक मैसेज की दूरी है, मैसेज कर दीजिएगा, कोई भी डाउट हो, कोई भी किसी तरह का भी डाउट हो तो आप मैसेज कर दीजिएगा, आई विल क्लियर योर डाउट, ठीक है। तो ये तो मैं सोचता कि सर से अगली क्लास में पूछेंगे, ऐसे जब डाउट आए तब, जब आप पढ़ रहे हैं, जब डाउट आए तब आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आई एम अवेलेबल, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Do that's all for today's class. Thank you so much. Bye bye. Take care.